चलिए मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। आप कहेंगे बार बार चले आते हैं आप, बताते नहीं किससे मिलाने वाले हैं, तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि मैं वही जो बात कह चुका हूँ कि इस बार मैं इंडस्ट्री को टच कर रहा हूँ, इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों को टच कर रहा हूँ, इंडस्ट्री के जिनके पास खास तौर पर इंडस्ट्री के गोल्डन सालों की जानकारी है। मैं बार बार ये कह जाता हूँ, कई मैं जानता हूँ हमारे आजकल के जो सो कॉल्ड यूथ है, जिसको कुछ जैन जे बोलते हैं कि जैन जी बोलते हैं, मुझे भी नहीं मालूम। बोलेंगे सब क्या आप 50 साल पहले की बातें करते हैं। सब ज़माना था, वो एक गोल्डन एरा था, डायलॉग्स के लिए भी, म्यूज़िक के लिए भी, परफॉर्मेंस के लिए भी। दिलीप साहब, राज कपूर, देवानंद, बताइए 3 तिकड़ी आज कहाँ तक कोई ला सकता है वो तिकड़ी? भले आप बोलो आज भी एक तिकड़ी चल रही साहब, लेकिन साहब हम लोग कमरों में उनकी तस्वीरें रखना चाहते थे। फिल्म फेयर अवार्ड मिलता था तो नोट करते थे कि दिलीप साहब को इतने अवार्ड मिले। आज साहब कोई अवार्ड की वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं फास्ट फूड के चक्कर में हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने भी इतनी दौड़ लगाई है कि कहीं ना कहीं पुराने मूल्यों को भूल गए हैं, पुराने तौर तरीकों को भूल गए हैं। फैमिली होती थी, आज भी कहते हैं कि इंडस्ट्री तो फैमिली है। साहब फैमिली का परिभाषा क्या, आप देखिएगा तो पता लगेगा। वो फैमिली थी, आज ये खानदान बन गया। अलग अलग वैन में अलग बैठा हुआ, एक उसका वैन, दूसरी वैन में एक ये। जब से ये हमारी वैन आ गई है, वैनिटी, हालांकि मेरे पास खुद की पर्सनल वैन है। वैन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि ट्रंक में सामने बिठाकर खाने वाले एक्टर्स बड़े बड़े आज अपने अपने कमरों में घुस के बैठ जाते हैं। कोई कनेक्शन नहीं होता है तो सेट के ऊपर डायलॉग्स होते हैं। तो मैं इस कड़ी में मैंने कहा था मैं लेकर आऊँगा एक के बाद एक। सिंगिंग वर्ल्ड से भी हो सकता है, गज़ल के वर्ल्ड से हो सकता है, गज़ल स्क्रीन प्ले के वर्ल्ड से हो सकता है, डायरेक्शन के वर्ल्ड से, डायलॉग राइटर के वर्ल्ड से। सबके देखो इंडस्ट्री, हमारी फिल्म ऐसे नहीं बनती, सबकी मेहनत लगती है उसमें। तो इस बार मैं जिसको ला रहा हूँ, आप तो खैर पढ़ लेते हैं पहले, विराग मिर्ज़ा जी को बुलाया है मैंने इस बार। इत्तेफाकन मालूम पड़ा, शक्ल देखते मालूम पड़ा। मैंने कहा देखा है कहीं आपको? मैंने बोला सर आपके साथ टाटा फिल्म की थी। मैंने हाँ टाटा फिल्म की थी। चाहो तो अभी मिला देता हूँ क्योंकि मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। आइए चलिए मिलते हैं। आपका स्वागत है मेरा जी। थैंक यू वेरी मच एंड आई फील ऑनर्ड कि इस वक्त मैं आपके सामने हूँ और कभी मैंने डायलॉग लिखे और आपने अदा किए। और धर्म जी के साथ जब मेरी फिल्म मटेरियलाइज हुई, फिर तलत ने बताया कि इसमें मुकेश खन्ना जी भी आ रहे हैं। हमने कहा चलो एक के बजाय 2 हीरो। आपको 2 से जूझना पड़ेगा। तो नहीं मतलब एक एनकाउंटर है। नो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा था कि धर्म जी के बंगले में जब मैं गया और सुनाकर ओके होके आ गया, तो उसी वीक से मेरी प्राइस बढ़ गई थी। किसी ने आपको जाते देखा होगा, आते प्राइस नहीं, अनाउंस पहले हो जाती थी। मैं समझ गया, उसी को बोल रहा हूँ। जब एक बार अनाउंसमेंट हो जाती है तो वही बोलता हूँ कि धर्म जी से मिलकर है तो आपकी प्राइस बढ़ गई। क्या बात है। फिर तो इस तरह आपके साथ यादें भी टाडा में मैं आपके मरीन ड्राइव के घर पे भी आया सुना। आप मेरे घर में आए जहाँ मैं रहता था मरीन ड्राइव में, याद आ रहा है मेरे को। मैं उसके लिए, टाटा के लिए, दादा भी साथ में थे। जी हाँ, दादा थे। दादा का नाम पूरा क्या था? शिशिर मिश्रा। शिशिर मिश्रा। बहुत बड़े मनमोहन देसाई बोलते थे उड़ीसा फिल्मों। जी जी। और वो ऐसे छोटा सा वो रखते थे, एक छोटा सा टॉवल कहूँगा, हैंड टॉवल। मुकेश जी ऐसा है कि आपको ऐसा करना है, और ये एक टिपिकल। और वो वहाँ के मनमोहन देसाई माने जाते थे। उनके साथ टाडा फिल्म की है, जो आपको मालूम है, टाडा जो बहुत मशहूर उस जमाने में लिखी गई थी। संजय दत्त की वजह से आपने टाडा नाम आया होगा, करेक्ट? जी जी। लेकिन बनते बनते वो टाडा खत्म हो चुका था। मैं समझता हूँ हमारी फिल्म बनते बनते 10 साल लगी थी। नहीं, फिल्म बन गई थी। टाडा तब तक भी था, अराउंड 4 years। लेकिन टाडा को खत्म रिपील हो गया था। मगर संजय दत्त उसमें थे अंदर ही। अच्छा। ओके, एक दूसरी हिम्मतवर। जी, दूसरी हिम्मत। तो फिर आप हिम्मतवर के लिए कैसे? तलत ने बताया आपको कि ये मुकेश जी कर रहे हैं हिम्मतवर में? हिम्मतवर में बड़ी इंटरेस्टिंग ये थी कि जो धर्म जी ने किया वो रोल पहले प्राण साहब को सोचा गया। प्राण साहब? अच्छा। हाँ, मैंने कहानी भी नरेट की। ऑलमोस्ट इट वाज, मतलब ही फाइनल। तो उनको लेने का चक्कर था। हाँ, धर्म जी के रोल में। जी। बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल। प्राण साहब लेजेंड। या बट एज फार एज कैरेक्टर रोल वाज कंसर्न, नहीं सूट करता था। वो गॉडफादर का कैरेक्टर था। अच्छा, डॉन टाइप था, डॉन। फिर एक
सजेशन आया विनोद खन्ना। तो विनोद जी के सेक्रेटरी से मुलाकात भी हुई, और उस ज़माने में ऐसे सेक्रेटरी होते थे। तो बजट प्रॉब्लम हुई, तो संदीप जी ने गाइड किया कि विनोद जी नहीं मानेंगे, तलत तुम्हारे पास जो बजट है उसमें नहीं करेंगे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू गो टू धर्म जी। अच्छा, धर्म जी के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर तलत जानी काम कर चुके थे इन हथियार, ही न्यू हिम। अच्छा, ओके। वो एक था। और नदीम शरवण हमारे यहाँ जो उस वक्त टॉप पे थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, बल्कि हमारी मीटिंग शरवण जी ने करवाई थी। श्रवण जी ने करवाई। अच्छा। तो धर्म जी के नाम से मैं भी ये हुआ ये चलेगा। गॉडफादर। मैं कुछ और भी सोच रहा था कि धर्म जी के आने से प्रोजेक्ट कहीं और चला जाएगा। रान साहब कैरेक्टर आर्टिस्ट में थे, डेफिनेटली फर्क पड़ जाता बहुत बड़ा। तो उस पे सोने पे सुहागा ये हो गया कि 10 दिन बाद जब तलत ने ये बम फोड़ा के एक और एडिशन आ रहा है इसमें जो रोल है आपका, तो वो भी हीरोइक रोल था आपका रोल। तो मुकेश खन्ना का नाम आया तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा मैं किसी को बोल सकूंगा भाई, आई एम डूइंग 2 हीरो सब्जेक्ट। क्या बात, भीष्म पितामह ऊपर से। भीष्म पितामह, तो बड़ा मजा आया वो लिख कर। आई थिंक यंग कपल भी था उसमें एक। हाँ, एक गुजराती लड़का था हितेश पटेल। मैं बाद में टकराया था उससे, वो लंदन चला गया था, वापस आया। वो एक फिल्म में ही था, ज़्यादा फिल्म नहीं कर पाया क्योंकि ही वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिल्डर के साथ जुड़ गया था। बिल्डर के साथ भी जुड़ गया। मेरे को जानता था वो। जी पूरी फिल्म साथ की आपके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा सफ़र। मैं शूटिंग पे आता था क्योंकि मैं डायलॉग राइटर भी था उसमें, हिम्मतवर में। अच्छा, डायलॉग आपने लिखे पूरे? हाँ, हिम्मतवर टोटल रिटन बाय मी। रिटन बाय यू, डायलॉग, स्क्रीन प्ले सब। जी। चलिए, मैं आपके तो खैर तो मैं अपनी तरफ से पर्सनली जानता था। ये सवालात निकाले हमने, मैं सीबीआई नहीं कहूँगा, लेकिन हमको इंक्वायरी करनी पड़ती है आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो कुछ सवाल तो यहाँ से पूछूंगा, लेकिन इसके पहले मैं अपनी तरफ से जानना चाहता हूँ कि सर आप हैं कहाँ से, आए कहाँ से, और बचपन से ही आपकी लिखने की टैलेंट थी या कभी कुछ लोग बच्चे हीरो बनना चाहते हैं, कुछ लोगों को शौक़ होता है कि मैं भी डायलॉग मारूंगा, और फिर बाद में पता लगा कि या तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन के घूम रहे होते हैं या कुछ। आपका क्या था, आपकी स्टार्ट कहाँ से? मुजफ्फरपुर से? जी। आई हेल फ्रॉम ए अपर मिडिल क्लास फैमिली। ओके। और ग्रोइंग ईयर्स में भी मैं बहुत संजीदा सीरियस किस्म का आदमी था। अच्छा, मतलब वो ऐसे भाग दौड़ वाले नहीं थे? नहीं। मस्तीखोर नहीं थे? नो। सीरियस? नो। वेरी गुड। अभी भी आज सीरियस आपको देख के कोई ये नहीं कहेगा कि आप मस्तीखोर हैं, आपको लगेगा कि तो डिसिप्लिन सीरियस आदमी ही है। तो माय फादर वाज ए यूनियन लीडर। अच्छा। लोकल लेवल। ओके। और जॉर्ज फर्नांडिस के बड़े करीब। अच्छा, उस टाइम जॉर्ज फर्नांडिस जो ट्रेन में लेट गया था उसी का टाइम है जो फर्नांडिस? हमारे शहर में नजरबंद थे। अच्छा, आपके यहाँ नजरबंद थे? जब चुनाव लड़ा उन्होंने। अच्छा। तो मैं 12-15 साल का रहा हूँगा। मैंने पोस्टर उनके दीवार पे चिपकाए। अच्छा जी। तो उसमें कुछ समोसे जलेबी मिल जाता था और हम लोगों का पॉकेट मनी बहुत कम था। माय फादर वाज अ प्योर मतलब हार्डकोर मार्क्सिस्ट और ऑनेस्ट। अच्छा, वहाँ होते भी हैं। तो मुझसे वो देखा नहीं जाता था कि हमारे बाप के घर पर आ रहे हैं, इनसे फ़ायदा उठाकर बिल्डिंग बना रहे हैं लोग इलेक्शन जीत कर। तो एक रेबल मेरे अंदर पैदा हो रहा था। आपके फादर क्या करते थे मतलब उस वक्त? लीडर, मतलब नेताजी जैसे मुलायम सिंह। और नेता उनका फायदा उठाते थे कि चलो वोट। बड़े लीडर, मनीड पीपल। हाँ, होता है, ये होता है। हमारे घर में आते थे, बैठे हुए हैं, वो पुरानी वुडन फर्नीचर। आप हमको साथ दो तो हमको इतने वोट मिल जाएंगे, आप दे दीजिए, आपके 20,000 वोट हैं, नेताजी। यही इसी ने देश को बर्बाद करके। जी। और वो उसमें मतलब कि अपना बेटा अगर बीमार है या वाइफ बीमार है तो उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होते थे। मोहल्ले में कोई हो गया या कोई मजदूर आ गया कि नेताजी ये प्रॉब्लम हो गई, पुलिस स्टेशन चलिए, तो वो चले जाते थे। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि अच्छा काम था। काम तो अच्छा ही था, अपने दूसरों के लिए कर रहे हैं। जी, लेकिन हम लोग उसमें जो है नेग्लेक्टेड फील हो रहे थे कि हमको छोड़ के चले जाते थे। तो बहरहाल एजुकेशनली जो है मैं आगे बढ़ता रहा। दोस्त यार हमारे बड़े अच्छे थे। एक पेक्यूलियर बात ये थी कि कभी कभी जो मैं फिल्म देखता था दोस्तों के साथ, तो 10 मिनट पहले मैं उठ के चला जाता था, खत्म होने के पहले। हाँ। और दूसरे दिन उनको बताता था कि क्लाइमेक्स ये हुआ था क्या। अच्छा, आपको मजा आता था उसमें, अंदाज लगाऊं। हाँ।
अच्छा रीज़न ये था कि लिटरेचर से जुड़ा हुआ था। तो आपको मजा आता था कहानी का, ये इधर जानी चाहिए कि उधर, ये अब ये मारेगा या मरेगा, हाँ। तो वो आप ये नेक्स्ट डे अपना बोलते थे बताओ मैं राइट हूँ कि नहीं। और इसमें 90% सही हो जाता राइट था। निकल क्या तो दोस्त ने कहा यार तेरे अंदर तो कुछ है, ऐसी बात लेखक है तेरे अंदर। है। फिर हमने एक मजमून लिखा, फिलोसॉफिकल एसे, और फॉर्चुनेटली वो एक मैगजीन में छप गया। तब मेरी उम्र हार्डली 18 साल रही होगी। अच्छा उस जमाने में। हाँ, मेरे फादर ने पढ़ा, पढ़ने के बाद हमारे फादर के दोस्त एक प्रोफेसर थे, पीएचडी डॉक्टर, उनको बताया कि बताइए एक आदमी लिखने वाला कितने साल का हो सकता है। उन्होंने कहा 50+ होना चाहिए। तो उन्होंने बताया साहबजादे ने लिखा है। 18 साल का है। हाँ, तो बुला के उन्होंने मुझसे ये सब किया, लेकिन मगर ये सब सीरियसली नहीं हो रहा था। बट ये आपको अंदाजा मिल गया, जैसे हम होनहार बीरबान के बोलते जी हैं, जी जी, तो ये कहीं लगा कि अच्छा इसने 18 में लिखा तो अंदर तो कुछ होगा इसमें। कुछ होगा। अच्छा, टॉपिक ऐसा था जो गौतम बुद्ध वाला था, अच्छा आध्यात्मिक था। उसका खुदा की तलाश उन्वान था। अच्छा खुदा की तलाश नाम था उसका। तो फिर मैं धीरे धीरे लगा कि क्या मैं लिख सकता हूँ। फिर ये सब ड्यूड हो गया। कर क्या रहे थे उस वक्त आप? तो ये तो लिखने की तो अंदर से निकलती है। हाँ, एक्टिंग ये का एजुकेशनल बीज पीरियड भी था। ये। तो एजुकेशन में क्या मतलब कहाँ तक पढ़े आप? मैं वहाँ बेसिक एजुकेशन मुजफ्फरपुर में हुई, फिर हैदराबाद से हमारा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा पोस्ट किया आपने? जी। तो उस वक्त पढ़ भी रहे थे साथ में? हाँ, लेकिन लिखने का जुनून नहीं था। ओके। फिर मैं हमारे यहाँ से नेपाल बहुत करीब है। हाँ बिहार के तो बाई बस बॉर्डर है। अब पहाड़ों की जर्नी, और हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे वहाँ सेटल्ड थे, तो मेरी लाइफ से प्रेडिक्शन का भी बड़ा अच्छा आपको लगाव है, जुड़ाव है। अच्छा नेपाल में एक बार काठमांडू का बड़ा अच्छा शहर, पहली बार काठमांडू अच्छी शहर। तो हमारे दोस्त की दुकान पर मैं खड़ा था, एक साहब आए और वो प्लेन ड्रेस, कोई साधु संत लग नहीं रहे थे। तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने गौर से देखा, मतलब एज इफ ही वाज ट्राइंग टू रीड माय फेस। ये है क्या चीज़? हाँ, मैं मुस्कुराया, मैं क्या देख रहे हैं, यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा घूमने आया हूँ, साइट सीइंग। हाँ, यहाँ सेटल मत होना। मैंने कहा कोई बात है, हमारे दोस्त लोग हैं ये। बोला नहीं तुम यहाँ सेटल हो ही नहीं सकते। कान खड़े हुए थोड़ा। मैंने कहा फिर? बोला नहीं आप वेस्ट इंडिया चले जाएंगे आप। जो आप उसके लिए बने, इधर के लिए नहीं बने। हाँ, अब वेस्ट इंडिया मेरी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया क्या होता है वेस्ट इंडिया? क्या होता है? फिर मैंने कहा क्या चक्कर क्या है? ये बोला वहाँ सेटल हो जाओगे। अब मैं मजाक, मतलब मैं खेल थोड़ी रहा हूँ। सीरियस लेते हैं, हमको लगता है कि आदमी को जाना ना पहचाना। फिर ये हुआ कि आप जहाँ परमानेंटली रहेंगे वहाँ मंदिर या मस्जिद होना ही होना है। मैं आप जहाँ भी रहोगे वहाँ मंदिर मुझे होना ही होना है। और पानी होगा। अच्छा। अब इतने साल बाद जब मैं यारी रोड पे सेटल्ड हो गया, सामने समुद्र, सामने समंदर है, और वो साईं बाबा मंदिर है, साईं बाबा मंदिर है, हमारे कॉलोनी के हाथे में मस्जिद है। मस्जिद में तो मुझे लगा अच्छा ये साइंस होता है। मतलब ये प्रिडिक्ट किया, मतलब वो फेस रीडर रहे होंगे, फेस रीडर या माथे की लकीर की बात है एक कला तो बहुत बड़ी है। और वो भी देवभूमि है, पशुपतिनाथ है वहाँ। हाँ शंभुनाथ मैं होकर आया हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया जगह। तो फिर आपको वो एक ज्योतिष मिल गया एक तरह से। जी जी, जिसने प्रिडिक्ट कर दिया जी जी, कि आप अपने शहर में नहीं रहेंगे। अच्छा, बिहार आप रहोगे जहाँ पर मंदिर मस्जिद होगी और समुद्र का पानी होगा। पानी होगा। तो ये उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया। वो आएगा भी कैसे? तो उसके बाद आप तो रह रहे थे मुजफ्फरपुर, आप वहाँ तो कुछ था ही नहीं और यहाँ भी कुछ नहीं है काठमांडू में। जी, ये बोलना क्या चाहता है? नहीं, काठमांडू में था कि वहाँ बिजनेस में लग जाते तो ठीक ठाक। नहीं, जो उसकी बातों में 3 बातें थी, पानी, मस्जिद, मंदिर, और मुजफ्फरपुर काठमांडू में नहीं था। काठमांडू में भी नहीं था। और मुजफ्फर आपके वहाँ भी ये सब चीजों की पानी था, गंगा नदी है, हमारा वहाँ अपना घर है, दूसरे घर में कहाँ जाएंगे? फिर आगे फिर ये हुआ कि उन दिनों ऐसा था कि स्पेशली मुस्लिम फैमिली में जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, ये गल्फ कंट्री का सफर करते हैं बहुत ज्यादा। नेपाल वाले की, नेपाल की बात करें, बिहार, इवन नेपाल, यूपी, इवन नेपाल मेरा ड्राइवर अभी नेपाल का है। जी जी, बाकी मेरे काफी ऑफिस बेयर्स जो हैं बिहार के। जी जी, तो मैं दोनों को जानता हूँ। बोलते एक जमाना था जब नेपाल के आपको घर घर में मिलेगा एक
गेट पे खड़ा हुआ, साहब जी नमस्कार साहब जी। हमारे यहाँ पर सब गुरखे, मोस्टली गुरखे जी वहीं जी से जी आते हैं। जी जी। लेकिन अभी मुझे ड्राइवर ने बताया सर यहाँ से सब अभी दीता गल्फ कंट्रीज जाते हैं, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो उन्होंने वो इंडिया का जो चक्कर था ना वो कम हो गया। जी जी। तो आपके यहाँ पे भी यहाँ आते थे, वो भी अभी गल्फ जाने शुरू कर दिए। अच्छा, उस जमाने में, उस जमाने में आज कम हो गया। वो शुरुआत हुई थी उसमें तो जमीन बेच के आ जाते थे, यहाँ यहीं पर ही आते थे काफी जितने भी। वाया बॉम्बे जाना होता था। वाह, वाह, वाह। फिर तो मेरा ये था कि ये जो हमारे यहाँ खुशहाली की कमी है, तो फादर को कल्चर ऐसा कि फादर से हम लड़ नहीं सकते थे कि ये क्या नेतागिरी कर रहे हैं, कुछ अपना दूसरा काम कीजिए। तो फिर मैंने कहा मैं निकलूँगा, घर का बड़ा बेटा, और कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। कितने भाई थे आप लोग? 5 भाई, 5 1 भाई। बहन। अच्छा, तो थोड़ा वो भी एक बर्डन था, प्रेशर था, बड़े सबसे बड़े। प्रेशर था। मैं निकला वहाँ से, बॉम्बे आया। बॉम्बे में 1-2 दोस्त थे जो यहाँ काम करते थे। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा है, मुझे जाना है। तो उस ज़माने में भी इजीली वीज़ा नहीं मिलता था, उसमें भी पैसे लगते थे। तो मुझे यहाँ रहना पड़ा, लेना पड़ गया वीजा के चक्कर में। 1 साल। पर आपका लक्ष्य गल्फ था? हाँ। ओके। तो ख्वाजा अहमद अब्बास का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक था। वो सात हिंदुस्तानी वाले। At the same time he was a veteran वेरी journalist वेरी as well. वेल, बहुत अच्छे राइटर थे, और नॉवेलिस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट भी थे। यस। तो मैंने कहा अब्बास साहब से एक बार मिलूंगा। अब्बास साहब को फ़ोन लगाया, लकीली वो फ़ोन पर थे। अच्छा, मिल गए आपको? और उन्होंने कहा आ जाओ। संडे में पहुंच गया। उन दिनों वो पैर का एक्सीडेंट था, व्हील चेयर पे थे, ट्रॉली गिर गई थी, कुछ ऐसी कहानी थी। बातें हुई, थोड़ी लिटरेरी बातें हुई। तो उन्होंने मुझे इंटरेस्ट लेकर सुना। बड़े अजीब से आदमी थे, मतलब एसेंट्रिक कह सकते हैं। एक्सेंट्रिक बोल सकते हैं। चाय पियोगे? अब मैं संकोच में, इतना बड़ा आदमी जिसने अमिताभ बच्चन को चांस दिया और मैं बैठा हूँ। मैंने कहा नहीं सर, आई एम ओके। सर्वेंट को, अटेंडेंट को बोला 2 चाय लेके आओ। वो बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग थी। अच्छा। और मैंने कुछ छोटा सा उर्दू में पीस लिखा था एक। बस आप जरा इसको नजर डालिए। उन्होंने पढ़ा, मुस्कुराए। तो फिर मैंने अपना प्रॉब्लम बताया, ऐसा ऐसा है, आई हैव टू गो टू गल्फ, एनी ऑफ द गल्फ कंट्रीज, और मुझे 1-1.5 साल लगेगा, वीजा नहीं मिला। तो मैं पार्ट टाइम जर्नलिज्म करना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? आप तो वेटरन जर्नलिस्ट हैं। At the same time, he used to write in English, Hindi and Urdu as well. Okay. तो मुझे कहा यार जर्नलिज्म में कुछ नहीं, जिंदगी निकल जाती है। हाँ, क्या कुछ रखा नहीं है। हाँ, कुछ फिल्मों का शौक है। मैंने कहा हाँ देखता हूँ। क्या क्या देखते हो? अब मैं स्टूपिड आदमी हूँ, मुझे उनकी फिल्म बतानी थी। वो नहीं बताई, कुछ और बता दी। तो मैं उस दौर के सुपरस्टार की फिल्म बता रहा हूँ। और वो ब्लैंकली मुझे कौन सा, किस स्टार का नाम बता? दिलीप साहब, राजकुमार को? दिलीप साहब की 2-3 फिल्में। और तो सुनते रहे। और मनमोहन देसाई की 1-2 फिल्म थी, जिसको अब्बास साहब जैसा आदमी किसी जुमरे में, कैटेगरी में नहीं ले पाएगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल उन्होंने पेशेंटली, आप उनको खुश नहीं करना चाहते, आपके अंदर से जो था, मैं जो रियलिटी में था, उन्होंने एक इशारा किया कि अगर कुछ कर सकते हो ट्राई करो फिल्मों में। मैंने कहा मैं पूना से नहीं हूँ, पैसे नहीं है कि मैं जाकर वहाँ ट्रेनिंग लूँ स्क्रीन प्ले राइटिंग का, ये प्लॉट राइटिंग का, जमेगा नहीं। आप वहाँ जाएंगे भी तो प्रैक्टिकली आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। और राइटिंग डिपार्टमेंट में एज ए डायलॉग राइटर आपको आने के लिए पूना के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नहीं ज़रूरत, ये अंदर से निकलना चाहिए। तो लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी, कमांड होना चाहिए। अब ये हुआ कि शुरुआती दिनों में मुझे 1 साल मोहम्मद अली रोड रहने का मौका मिल गया। अच्छा, वहाँ रहने का मौका मिला। माइंड वॉज वेरी रिसेप्टिव। तो मैं वहाँ की जो लिंगो है, वहाँ की लिंगो अलग है एकदम। जो अमजद भाई ने बोला था मुकद्दर का सिकंदर, और बहुत से उसमें बोला, ए भाई ये अपुन तेरे को मेरे को बोलता है, मारेगा तेरे को, छोड़ेगा नहीं। तो जैसे आप बोल रहे हैं, एक बार दिलीप साहब भी मेरे सामने ऐसे ही बोलने लगे थे। मैं कैरेक्टर को सुना रहा था। अच्छा। और ऐसा वो हम आगे आएंगे। तो
अच्छा। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। हम्म, जो मैं सुना रहा हूँ किसी और का कैरेक्टर एक कहानी में, तो उस कैरेक्टर का डायलॉग दिलीप साहब बोलने लगे। यानी वो बता रहे थे कि मैं वर्सटाइल हूँ। मुझे मतलब- लगा होगा कि मैं नया हूँ, हाँ, तो आदित्य पंचोली हमारे साथ थे, हाँ, तो उस वजह से मुझे नामचीन फिल्म मिल गई। आदित्य पंचोली एक लड़का नया नया आया आया था था, यस, और बहुत इसमें था, तो उसमें पार्ट प्रोड्यूसर खुद आदित्य पंचोली भी था, खुद ही, अच्छा, मंदाकिनी थी, और इन दोनों के सेक्रेटरी जो है वो डायरेक्टर थे। अच्छा, तो एक कहानी की ज़रूरत थी वहाँ, मैंने स्लम पे कुछ कहानी सुनाई थी, कैरेक्टर्स ऐसे ही थे सब, टपोरी अंकुश वाले। तो वो भाषा में बोलने लगा था। अब वो सीख गए, पहले नहीं थी आपकी भाषा, नहीं, ऊपर में नहीं आई वाज थी। क्वाइट न्यू। ये अपुन तपुन तो बम्बई की है, वहाँ टिपिकल रहकर- बम्बई, हाँ, टिपिकल बम्बई की, वहाँ के कुछ दोस्त ऐसे मिले स्ट्रीट में, संडे को क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना, तो उनसे बात करते करते हमने कहा ये फिल्मों में तो हम सुनते हैं ये सामान, शायद मुझे सीख लेना चाहिए। उसका फायदा हुआ, क्योंकि नामचीन में कैरेक्टर्स, अंडरवर्ल्ड फिल्म थी, अंडरवर्ल्ड, इसी पर बाद में वास्तव बनी। ओ, वो जानवर की फिल्म, जो संजय दत्त ने रोल किया वो हमारे आदित्य ने किया, अच्छा, अच्छा, और पहले आ गई थी, और उससे जो है मुझे काम मिलने लगा। क्योंकि आप मेन स्ट्रीम में ही घुस गए सीधा, जी जी। क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थी उस वक्त, मुंबई में रहकर ये बात करना, माउथ पब्लिसिटी उसकी बड़ी हुई, और पब्लिक एंजॉय कर रही थी। हार्ड हिटिंग की शुरुआत हमने की, सिर्फ गालियां नहीं दी, खुली हुई, जो बाद में, जो वास्तव में वगैरह में सब में, और आजकल गालियां भी मेन आ गई, जी अब आगे चलकर तो ओपनली गालियां अनुराग देते, कश्यप की फिल्म ओपनली गालियां ओपन हो गया। आई डोंट लाइक दिस, होना भी नहीं चाहिए, भाषा शर्म की, आती है कि मैं भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग उस कल्चर से, उस स्कूल से, उर्दू लिटरेचर से शुरू से लगाओ, अंग्रेजी में हमने किया जो, वो भी लिटरेचर से ही था, पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा हाँ, तो लिटरेचर से मतलब था। वो आपको तो उसका उसकी इज्जत थी, हाँ, और यहाँ तो धजिया उड़ा रहे हैं लोग। यहाँ तो हमने कादर भाई से पूछ लिया था, कादर भाई तो कमाल के थे, नहीं इस पर पूछा हमने, मद्रास की फिल्म आपने ऐसे क्यों की, जहाँ मतलब, उनका अफेक्शन मेरे साथ जुड़ गया था। अच्छा, कादर भाई, बताएंगे उनका, यार मैं नहीं लिखता तो कोई और लिखता, तब मैं पैसे कमा रहा था, वो लिखना थोड़ी था, ट्रांसलेट करना था। और तमिल मतलब साउथ इंडियन डायरेक्टर्स होते थे पॉजिटिव पंच लाइन के लिए, उसे हमारे जाने वो पूरा डायलॉग जो तमिल में हिट हो चुका है, हाँ, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवा के डायलॉग राइटर के पास दिया जाता था। ये मुझे इसलिए मालूम है कि फॉर हिंदी फिल्म और फॉर तमिल, और हिंदी, जो ये कादर भाई और शक्ति कपूर का जो जोड़ी बन गई, हाँ, जो वहाँ की हिट फिल्म है उसी का रिमेक उसका होता, राइट्स लिया, और वहाँ के और उनको वही चेंज नहीं, जो बोला यही डालो इसमें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, तो कादर भाई ने कहा कि हमको वही करना पड़ता है, वही। हाँ, लेकिन बाद में वो बदल गए थे। तो आपने फिर कादर भाई के साथ फिर बात की, तो कादर भाई ने क्या बताया कि ये ऐसा होता है? कादर भाई के साथ मेरी 2 या 3 फिल्में हैं, अच्छा, जिसमें साउथ वाले की बनी हुई कि इधर की बनी हुई? नहीं, जो मेरा दिल तेरे लिए फिल्म थी सेकंड रिलीज, हाँ, वो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल, लेकिन बनी बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल, एट द सेम टाइम 2 शॉट्स, और कुछ कलाकार जैसे कादर भाई वाला रोल जो था वो तमिल वर्जन के लिए कोई और कर रहा था, एंड इट वाज ममता कुलकर्णी's डेब्यू फिल्म। अच्छा, पहली फिल्म उसकी वो आई, ओके ओके। फिल्म जब मिली तो संघर्ष के दिन बड़े कम थे, मिल गई आपको, मेनली 3 इयर्स, वेरी रेयर, होता नहीं है ऐसा, मगर हो गया। कि कैमरामैन ने मुझे रिकमेंड किया इस तरह कि यार वहाँ राइटर नहीं है, जाओ, वो परेशान है, और कैमरामैन वो वहाँ काम कर रहा था, और हमारा दोस्त था, दोस्ती हो गई थी बांद्रा में ही, तो ट्राई करो। वो उसने अपॉइंटमेंट डायरेक्टर से लिया, और फिर मैं मिलने चला गया, मोबाइल तो था ही नहीं, मिले, बिठाया, और बहुत, हाँ मिर्ज़ा क्या करता है, चाहिए कुछ किया, मैंने कहा नहीं किया, कुछ सब्जेक्ट है तेरे पास, हाँ है। अच्छा, वो भाषा उसकी ऐसी थी, एजुकेटेड सिंधी फेलो, बड़ा स्वीट, ये शराब नहीं पीता था, तो उसको बड़ा डायरेक्टर बनने का ख्वाब था। अच्छा, बन नहीं पाया, लेकिन जो पिक्चर आई, ये पिक्चर तो रिलीज हुई और चली, अंडरवर्ल्ड में फंस गया, एंड वाज शॉट डेड। उस डायरेक्टर का जो लहजा था, आज मैं बोल रहा हूँ या 10 साल पहले भी ऐसा ही बोलूँगा कि वो उसका अच्छा अंदाज था, ही वाज अ गुड हार्टेड, बट फॉर मी इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज लैंग्वेज। मुझे अब्बास साहब ने आप कह के बात की थी, क्योंकि राइटर अगर उम्र में छोटा भी है
जैसे गुलजार साहब, बच्चे को भी आप कहते आप ही बोलेंगे, यस। वो था, ये बड़ा रूड है, डायरेक्टर कैसे है। इसे रूड है ये। तो मैंने कहा एक कहानी है अजीत भाई, मैं सुनाऊंगा। तो बोला ठीक है, तू किसी दिन आ जा, किसी दिन आ जा। मतलब मुझे ये कहने में कोई ये नहीं कि आई वॉज एन एजुकेटेड गाय, हाँ, तो ये ट्रीटमेंट अजीब सा लग रहा था, किसी दिन तू आ जा। जब तू फ्री हो आ जा। हाँ, तो मैंने कहा नो, आप मैं आऊंगा, टाइम दीजिए आप मुझे। गिव मी एन अपॉइंटमेंट एंड यू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड दैट यू आर गोइंग टू लिसन टू समथिंग। मैं आऊंगा ये सोच कर आऊंगा कि मैं कहानी आप सुनाऊंगा। सुनना चाहते मैं थोड़ा हार्ड हो गया, उसको दिल पे नहीं लगाया उसने। बोला काम कर, परसों संडे आ जा, लेकिन लैंग्वेज वही था। हैं? वही था, लेकिन फिर वो समझ गया कि ये आदमी एम घूमने वाला नहीं है, सीरियस आदमी है। अब वो मुझे बुला लिया मंदाकिनी के घर पे, जहाँ वो सात बंगले पे रहते थे। वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदाकिनी, और मंदाकिनी उस वक्त वो राम तेरी गंगा राम तेरी में गंगा बहुत में बड़ी हीरोइन हो गई थी। और वहाँ मैंने कहानी सुनाई, बोले मिर्ज़ा कहानी अच्छी है, ठीक है इस पर हम बात करेंगे, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ नामचीन। मैंने कहा अच्छी बात है। ये कौन बोला? अजीत, अजीत, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। वो जो आपसे मिला था। जी जी। तो बोला मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, एक बार मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहा सुनाइए। आधे घंटे उन्होंने कहानी सुनाई। बीच में मंदाकिनी जी आई भी, कुछ बात करके डेट्स वेट्स की ओर चली गई। और मैंने झलक देखी तो मैं बड़ा एक अलग सी फीलिंग आई कि अच्छा ये मंदाकिनी का घर है। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी पिक्चर लिखेगा। मैंने कहा क्या लिखना है? स्क्रीन प्ले डायलॉग, और ये तो है। तो अब मेरे माइंड में पता नहीं क्या था, समथिंग एल्स वाज वर्किंग। उस वक्त तो लगता था मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। तो मैंने अजीब सी बात कह दी। बाद में मैंने कहना नहीं चाहिए था, मेरे हाथ से फिल्म जा सकती थी। मैंने कहा अजीत भाई बजट है तो इसको इंडस्ट्री में 2 आदमी लिख सकता है। चौंक गया। कौन? नहीं, मैंने उनको कहा हाँ, कौन? कि ये जो 2 में, मैंने कहा अगर बजट है तो 2 आदमी तो लिख सकते। स्टेट गो टू जावेद अख्तर। अच्छा, जावेद भाई की बात की आपने, या ओके। अर्जुन आ चुकी थी। अच्छा, अर्जुन आ गई थी तब। वो फिल्म मैंने देखी थी, और मैं जावेद अख्तर का डाई हार्ड एडमायरर भी था। अच्छा थे, अच्छा ओके। तो और अगर पैसा नहीं है तो इट्स मी, मिराग मिर्जा, दूसरा कोई नहीं है बीच में। जब आपने इतना बोल दिया। तो ये एक बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वाला अच्छी बात है, सेल्फ स्वाभिमान की बात है। लेकिन हुआ ये, वो मुस्कुराया और उसका जवाब तो कहाँ लिखेगा। मैं बड़ा खुश हुआ, कहाँ लिखेगा? मुझे तो लगा रेलवे कॉलोनी में लिखना पड़ेगा। हाँ, ये तो मतलब होटल भी दे देगा शायद। हाँ। तो मैंने धार से कहा सी साइड में बड़े बड़े राइटर्स सी साइड बैठते थे, आपको याद होगा। सी साइड जू होटल हो, या फिर उधर एक खार में, एक बांद्रा में भी था रॉयल इन, और वो लिंकिंग रोड पे भी एक होटल। हाँ, लिंक वे, या साउथ के प्रोड्यूसर्स वहाँ रुकते थे। वहीं पर रखते थे। तो पता चला कि हमारे लिए होटल बुक हो गया। अब हम जो रेलवे स्टेशन पर 30 पैसे की चाय पीते थे, और कभी कभी किसी दोस्त को उसमें से आधी पिला भी देते थे। ये मैं नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ थोड़ा। 30 पैसे यहाँ आपके पास चाय आ रही है 100 रुपए की चाय। तो और मैं धाड़ से सी साइड में आ रहा हूँ, 3 स्टार कल्चर है, और खाना है, चाय है, राइटर है, तो वो हर 1 घंटे में कोई अच्छा सीन बना तो टी ब्रेक होगा, और फुल आज़ादी कि आप इसको लिखिए। ये पहले कभी आपने नहीं किया था, मतलब आप बोलना ये चाहते कि आप पहली बार ऐसी जगह पे आए जो हो रहा था ऑलरेडी, जो वहाँ हो रहा इंडस्ट्री में होता है हमेशा। सिर्फ आई वाज इंटेलिजेंट इनफ टू ऑब्जर्व द सिचुएशन। या दिस इज हाउ इट वर्क्स। कहानियाँ ऐसे लिखी जाती हैं, और कोई इज्जत देना चाह रहा है तो हम क्यों बोले घर पे लिख के लाएंगे। काय को करें यार। वो फिल्म बनी, हिट हुई, और पैसे भी आए ठीक ठाक। अच्छा ये भी रहा कि स्क्रीन प्ले पूरा बन गया, 1 रुपया नहीं। अच्छा, अभी तक पैसे की बात ही नहीं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि एक नया एक्टर आया है, उसके साथ फिल्म शुरू हो रही है, आगे ये होगा थोड़ा। तो आदित्य पंचोली। हाँ। ओके। फिर मैंने रमज़ान का महीना आ गया, तो बिगिनिंग में ये होता है कि जो हम जैसे बिगिनर्स हैं उनको कहना पड़ता है कि दिवाली है। सर वो त्योहार का ही फायदा उठाना, और कोई तरीका नहीं है। सर स्टाफ वाले मांग रहे हैं सर दिवाली है। मैंने कहा क्या करते हैं लोग दिवाली में?
मैं मजाक करता, क्या करता तुम लेबलिंग, हाँ पूजा करते हो तुम? पर सर एक तरीका होता मांगे सर। तो मैंने भी बड़ी हिम्मत करके, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो आदमी सिक्योरिटी भी था, तो अलग अलग सेट पे जा रहा है, एक पुरानी छोटी सी कार पारसी वाली, उस पर मैं भी बैठ रहा हूँ, तो मैं शूटिंग देख रहा हूँ, तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द फिल्म कल्चर, शूट कल्चर। मैंने कहा ये मुझे घुमा रहा है, मिलवा भी रहा है। तो ईद, वो रमज़ान की वजह से हमने कहा अजीत भाई ये 3 दिन बाद ईद होने, अरे यार हाँ तुझे पैसा नहीं दिया। बैग रखता था वो, 5 एक्टर की तरफ से उनके पास ये आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो ही वॉज अ गुड मैन। तो घर से निकाल कर मुझे XYZ अमाउंट दे दिया। अच्छा ये मैंने क्यों मांगा पैसा, स्क्रीन प्ले हैड बीन फाइनलाइज्ड, मतलब ये आपका काम कर हो चुका है, एक्सेप्टेड भी हो चुका उससे पहले मैं एक अलग बैकग्राउंड से था ना, तो एक डर था कि अगर स्क्रीन प्ले फाइनल नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो इसका पैसा मेरे किस काम का क्यों मांगे, क्यों मांग सकते। लेकिन जब उधर एक्सेप्ट हो गए तब तो मिलना ही चाहिए। तो हमने हिम्मत की कि नहीं बोलेंगे, भूल जाएगा वो आदमी। और उसने दिया पैसे दिए, बाद में इंस्टॉलमेंट देता रहा। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसने लास्ट अमाउंट वो हॉस्पिटल में आकर दिया, ऐसे भी लोग। तो वहां से एक दुकान जो है, ये वही है जो आप बोलते हैं अंडरवर्ल्ड में गोली खा गया, अंडरवर्ल्ड में आप बोलते हैं ना, ये फिर इन्वॉल्व हो गया था कहीं पे, ये वो नहीं अजीत? ये वही अजीत है। तो भी शॉट, ही वाज शॉट डाउन ओके बाय द मेन ऑफ अबू सलीम। अबू सलीम के आजमगढ़ से आए थे। आजमगढ़ से आए थे। तो अभी मैं समझता हूँ आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो हमारी क्या बोलते हैं पर्सनल इंटरेक्शन में इतने सवाल उठ गए। मैं थोड़ा सा अभी CBI की तरफ से जाता हूँ, देखते क्या क्या चीज़ें और क्या क्या है। मिराक मिर्ज़ा साहब, आप बिहार के मुजफ्फरपुर से मुंबई शहर तक आए और फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। उस शुरुआती संघर्ष की सबसे रोमांचक याद क्या रही? कैसे दिन थे, क्या जोश था? कुछ हद तक आपने बता दिया है, बट कोई ऐसी बात तो नहीं कि रोमांचक याद कोई नहीं बता। मैं जो बताया सब बातें सिलसिलेवार से बताइए, आपको कैसे आया, क्या किया, वो किया। तो इसमें सिर्फ इतना था कि 2-3 साल के स्टे में बॉम्बे में एक दोस्त बन गया आदमी, अमृत पटेल फ्रॉम शिकागो, ओरिजिनली फ्रॉम गुजरात। उसकी पूरी फैमिली शिकागो में सेटल्ड थी। उसने देव साहब के लड़के के साथ एक पिक्चर बनाई थी। वो जो देव साहब का लड़का है जो सुनील आनंद, वो कराटे वर्ल्ड एक्सपर्ट करे, कार थीफ करके फिल्म। हाँ, उससे दोस्ती हो गई। ओके। तो उसने देव साहब से भी मिलवाया और देव साहब बड़े शान से मिले, बड़े रिस्पेक्ट देकर, क्योंकि बात अलग होती है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने वादा कर लिया कि आई विल गिव यू ब्रेक एज डायलॉग राइटर। देव साहब भी कमाल के आदमी थे, वो भी एक कमाल की पर्सनालिटी थी। उनके साथ मिलना भी अपने आप में मैं समझता हूँ हर एक के लिए कोई ना कोई एक्सपीरियंस उनके, क्योंकि स्टाइल है बोलना करना, स्टाइल वो और किसी में नहीं मिलेगा। उनके दर्जात ईश्वर बुलंद करे। ऐसा था कि जब मैं जाता था, अच्छा कभी कभी मेरे केयर ऑफ नंबर पे 4 बंगला में एक फैमिली थी जहाँ अपना तो नंबर दे के रखा था, याद करना होता है, मैसेज दे देना। तो कभी कभी देव साहब फोन कर देते थे, रियली, हेलो हेलो। और मैं जब भी जाता था आनंद, पाली हिल थिएटर, स्टूडियो थिएटर, डबिंग, पेंथ हाउस था। वो मैं कर चुका हूँ आनंद थिएटर। जी मैं उनकी एक फिल्म की सेंसर करके लास्ट, अच्छा, लास्ट फिल्म, वो भी कहानी उसकी। फिर मुझे बुला लेते थे ऊपर, आनंद में ऊपर बुला के, मिर्जा दिस दैट, यार मैं तो जा नहीं सकता पब्लिक में, तुम जा सकते हो, मुझे बताओ यार क्या बनाऊं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देव आनंद के साथ बैठा हूँ, वाकई बैठा हूँ कि नहीं। तो बोल तो था बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड। हाँ, मतलब आप बोल सकते थे, आप ऐसे नहीं कि किसी से भी, आपके पास शब्द नहीं है। हाँ, शब्द की कोई कमी तो थी नहीं। तो देव साहब ने कहा कि यार तुम 100 करोड़ कुछ बना रहे थे वो, तो उसके 8-10 सीन्स देव साहब ने लिखे हुए थे इंग्लिश में। एक दिन मुझसे कहने लगे कि मिर्ज़ा तुम यार इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बड़ी अच्छी बोलते हो। ये 2 लोगों ने कहा, आगे ओमपुरी ने भी। अच्छा, हिंदी मेरी अच्छी नहीं है और मैं आपके सामने बैठा हूँ, भीष्म पितामह नहीं, लेकिन हिंदी कोई यही नहीं बोलेगा कि बुरी है। हाँ, तो आप काम चलाओ से भी ज्यादा है बोल रहे थे। हाँ, अभी तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू ट्रांसलेट। उन्होंने क्या कहा, उर्दू के साथ कि इंग्लिश के साथ?
कि आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हो कि उर्दू अच्छा बोल लेते नहीं, इंग्लिश इंग्लिश तो हो? इंग्लिश में बातें मीडियम करते ऑफ थे एजुकेशन तो इंग्लिश में बात करते थे देव जी। साहब आपसे? ओके। और बड़ी ब्रिटेन एक्सेंट पे। हाँ, उनकी तो अपनी एक बार तो मैं ऐसे बैक टू द कैमरा हूँ, जैसे आप हैं, आप देव साहब हैं, मैं आपके सामने हूँ, पीछे से कोई आया हाँ, और इशारा हुआ जो भी है, मैं तो ऐसे बैठा हुआ हूँ, तो मैं लट के देव साहब ने ओके ओके आई विल मीट यू, आई एम वेटिंग विथ माय, आई एम सिटिंग विथ माय फ्रेंड, आई एम सिटिंग विथ माय फ्रेंड। वो आदमी चला गया। मैं सोच रहा हूँ मैं ही हूँ देव साहब का और कौन friend सा कहाँ है? फ्रेंड है? फ्रेंड बोल रहे हैं आप मेरे को। तो मुझे लगा मेरी उम्र हार्डली 25-26 साल की होगी। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा, मुझे दोस्त बनाकर देव साहब ने अपनी उम्र कम कर ली। यार वो ही वाज, जितनी एनर्जी लेवल देव साहब में बहुत मैंने किसी lively। में नहीं देखी सर, किसी में नहीं देखी। तो एक इंसानियत वाली बड़ी बात थी कि वो सीन हमने लिख कर दिए अच्छा, उसमें और सुना भी दिया, मुस्कुराए भी, सब कुछ हुआ। और ये कौन सी फिल्म? 100 100 करोड़ करोड़। ओके। ये अनऑफिशियली था, वो फिल्म बन चुकी थी, उसमें 8-10 सीन बचे हुए थे। उन्होंने कहा लिखवाया अच्छा, सीन उनका लिखा हुआ था, उसको मुझे आपने उसको ठीक हिंदी का जेवर पहनाना था। हिंदी का सेवा करना। तो बात में कहने लगे हाँ मिर्जा, कुछ चेक का इशारा था। हाँ, तो मैंने कहा देव साहब, मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, एंड यू हैव प्रॉमिस्ड मी दैट यू आर गोइंग टू गिव मी ब्रेक एज डायलॉग राइटर। ओह यस 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 यस, दैट इज देयर। मैं कहा आप चेक क्यों देना चाह रहे हैं? ये मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरे लिए तो ऑनर है। हंसे खूब, लेकिन उनके साथ मैं काम नहीं कर पाया, क्योंकि उसी दौरान हम फिर कंटिन्यूटी में आ जाएंगे आपके सवालों पे। उसी दौरान मुझे फिरोज खान मिल गए थे यलगार जी। तो फिरोज खान वेरी बिग डायरेक्टर, बहुत बड़े, वो भी कमाल किया। बिग दोनों थे, लेकिन फिरोज खान की जो उनकी अलग पर्सनालिटी दोनों। और कादर भाई से एक बार मैंने बात की, अपनी शूटिंग जो हम फिल्म कर रहे थे साथ साथ, तो मैंने कादर भाई ऐसा ऐसा है, अरे यार बहुत अच्छा डायरेक्टर है मेरा। कभी कभी बहकता है, लेकिन कुर्बानी में मैं गर्दन पकड़ लेता था। हाँ, तो मैंने कहा मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा दिल तेरे लिए और भीष्मा जैसी फिल्मों में आपने डायलॉग्स और कहानियां लिखी। इन फिल्मों को लिखते समय आपके सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? मेरा दिल तेरे लिए में वही है कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। एस.ए. चंद्रशेखर साहब का एक एसोसिएट बॉम्बे से था, जो उस वक्त छोड़ चुका था। जय शिव शंकर में वो था, जो राजेश खन्ना की फिल्म थी। जय जय शिव शंकर। हाँ, वहाँ एक राइटर की ज़रूरत थी जो बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हो। तो आपको न्योता आया? हमको रिकमेंड किया गया। मैं जाकर मिला, फिर मैंने मालूम किया चंद्रशेखर है कौन, तो पता चला कि बहुत बड़ा डायरेक्टर है साउथ के। हाँ, कुदरत का कानून सुपर डुपर हिट, बलिदान सलीम अख्तर की, जितेंद्र साहब। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। सी प्रिंसेस में हमेशा वो रुकते थे, मैं गया मिलने, मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी जन्म पत्री निकाल ली थी कि मैं 2 फिल्में लिख रहा हूँ, दोनों एक्शन फिल्म है। तो उन्होंने अपने एसोसिएट से बात की कि मिर्ज़ा को, तमिल में, कि मिर्ज़ा को 4-5 सीन दीजिए, देखते क्या क्योंकि एक्शन वाला राइटर है और कॉमेडी है हमारी फिल्म में और लव स्टोरी है। तो उन्होंने चंद कॉमेडी सीन दिए और कहा इसको लेकर आप 2-3 दिन में ले आइए। मुझे कादर भाई की बात याद आ गई। अभी मैं कादर भाई से मिला नहीं हूँ। रमेश, अभी इस सीन में ना, रमेश बैल ने कादर खान को ऐसे ही कहा था जवानी दीवानी में, हाँ जवानी दीवानी, कि ये सीन लिख कर ले आओ। और कादर भाई गए रंग मंदिर के सामने, रंग मंच या वो बांद्रा में है, गार्डन में बैठकर उन्होंने 2 घंटे में सीन लिखा, फिर वापस आ गए। रमेश बैल ने कहा ये क्या सीन लिख लिया? बोला अच्छा, सुनाया और डायलॉग राइटर फाइनल हो गए। मैंने कहा मेरे साथ भी वही सीन दिया जा रहा है, ईगो भी हर्ट हो रहा है कि मैं लिटरेचर ऑडिशन भी हो रहे हैं, ऑडिशन भी ले रहे हैं आपका। हाँ, मतलब टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। तो मैंने 3-4 दिन लिखा। मैंने कहा चंद्रशेखर जी को तो हिंदी आती नहीं है, क्या समझेंगे वो? पंच लाइन पर हंसेंगे कैसे? तो साहब मैं बड़ा कॉन्शियस था कि हमारी इंग्लिश एजुकेशन तो काम नहीं आएगी, उर्दू का बड़ा बोलवाला हम सुनते थे लेट 80s में, फिल्में ऐसी होती थी और वो मेरा मजबूत था। यहाँ दुनिया बदली हुई थी। मैंने वो सारे सीन हिंदी में लिख कर
पूरे डायलॉग अंग्रेजी में लिखे। अच्छा, हिंदी के बाद उसी को। हाँ, चंद्रशेखर साहब को मैंने इंग्लिश में सुना दिया। बट लिंगो इंग्लिश हिंदी नो 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 नो, अच्छा, उसको भी इंग्लिश ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन नॉट ट्रांसक्रिप्शन। नॉट ट्रांसक्रिप्शन, ओके। एंड एट पॉइंट्स ही स्टार्टेड लाफिंग। तो मैंने कहा मिराक मिर्जा यू वन द गेम। यू वन द गेम। फिर उन्होंने कहा कि 2 days सर, कम आफ्टर 2 days। अब दुख तो की लगी हुई, मद्रास का डायरेक्टर, ये था कि मद्रास में घुस गए तो फ्लैट खरीदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर तो एक के बाद एक हो जाता। तो 4 दिन बाद मेरे केयर ऑफ नंबर पे फ़ोन आ गया कि आइए मिलिए। एंड आई वाज लकीली फाइनलाइज्ड एंड दे कॉल्ड मी टू मद्रास। पाम ग्रोव होटल दिया गया लिखने के लिए, बड़ी अच्छी फीलिंग। और पैसे के लिए पूछा गया कि पैसे आपको यहाँ दें या बॉम्बे में दे देना है किसी को फैमिली में। तो मैंने कहा नहीं, व्हेन आई विल गो बैक आई टेक द मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मद्रास में पैसे डूबते कभी नहीं डूबते सर। मैंने लिखा। ब्रीफ केस रहता साथ उनके। और एक और इंटरेस्टिंग ये हुई कि उन्हें जोधपुर जाना था लोकेशन देखने, तो मुझे पाम ग्रोव पे बैठा कर चले गए। कभी लिखा जाएगा, फिर सेकंड मीटिंग में नरेशन होगा। शंकर कभी कभी आता था, आज का जो बड़ा डायरेक्टर है, बड़ा डायनेमिक था डिस्कशन में, लग रहा था कि ये बन जाएगा। और वही बना एसोसिएट, आज तक पता नहीं वो वेदर ही इज अलाइव और नॉट, उसी वक्त ओल्ड थे। तो एसोसिएट साहब ने मुझे कहा कि मिराक मिर्जा मुबारक हो। मैंने कहा क्या बात हो गई भाई, दूसरी तीसरी कोई फिल्म है? आपका रोल फाइनल हो गया है। रोल? हाँ। अच्छा। मैंने कहा भाई रोल क्या मतलब? बोला वो कॉलेज में जो दारू पीने वाला लड़का है ना, जिसकी गर्लफ्रेंड भाग गई है। मैंने कहा हाँ। चंद्रशेखर जी ने कहा ये मिर्जा विल डू गुड, ये खुद राइटर है। It looks like that. हाँ, मेरी दाढ़ी होती थी, दाढ़ी, अच्छा दाढ़ी रखते थे। डिलिबरेटली मैंने रखा था कि मुझे कम उम्र समझकर रिजेक्ट न कर दिया जाए। अच्छा। और शेखर कपूर से मैं इंस्पायर्ड हुआ था, शेखर कपूर शेखर रखते थे। मैंने कहा कि देखिए विजय साहब, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं कैमरे से अलग कुछ भी बोल दूंगा। नरेशन मेरा लोग कहते हैं कि बड़ा पावरफुल होता था, तो लेकिन कैमरे के एक्चुअली इट वाज माय स्टूपिडिटी टू से दैट। मैं एक्टिंग को अंडरएस्टिमेट करता था। अच्छा, उन्होंने कहा भी डायलॉग राइटर बल्कि डायरेक्शन को भी। मैंने एक इंग्लिश फिल्म देखी थी जिसमें लास्ट टाइटल था स्क्रीन प्ले बाय सो एंड सो, ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैंने कहा हॉलीवुड में मतलब डायरेक्टर से बड़ा स्क्रीन प्ले राइटर तो यहाँ भी होना चाहिए, ऐसा ही होगा। तो दैट वाज, अच्छा वो डेस्टिनी है। मैंने वेरी पोलाइटली आई टर्न डाउन द ऑफर। मैंने कहा मजाक हो जाए, बन जाएगा सेट पे, मैं सेट पे रहूँगा। लिखने वाले बैठ गए कैमरे के आगे। हाँ, तो भैया वो सोचेंगे मैं यंग था तो हीरो बनने आया, हीरो नहीं तो एक्टर बनने आया होगा। तो थोड़ी सी मान मर्यादा, इज्जत कम हो जाती है। हाँ, कि ये आया देखने में कुछ कर रहा है। उसमें एक और बात हुई, मतलब एक दिन चंद्रशेखर साहब ने आकर कहा कि मिराक मिर्जा इट इज़ अ चैलेंज फॉर यू। मैंने कहा व्हाट सर? तो कादर खान हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। ढंग ढंग कादर खान, बोला यस प्रोफेसर रोल कादर भाई इज डूइंग। यहाँ तक तो ठीक था। बोले जब मैं मिलने गया तो कादर भाई ने बोला चंद्रशेखर तुम्हारा डायलॉग कौन लिख रहा है? क्योंकि बलिदान का डायलॉग कादर भाई ने लिखा था, चंद्रशेखर की फिल्म। तो साउथ के लोग ब्लंटली उन्होंने बोल दिया न्यू गाय सर, न्यू गाय, मेरा वेरी टैलेंटेड, हिंदी। अब मेरी अंदर से जो हालत ख़राब, उन्होंने बोल दिया कि बॉल इज़ नाउ इन योर कोर्ट। मैंने कादर खान को आपकी बड़ी तारीफ की है। बॉम्बे में नो मीटिंग, चोला होटल मद्रास, आपने भी शूटिंग की होगी तो चोला एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी के लिए चोला था, हम लोगों के लिए पाम ग्रोव था। तो चोला में कादर खान से मीटिंग, मैं अंदर से नर्वस था। ये मैं बोलूँ कि बड़ा कॉन्फिडेंट, ये सब कुछ नहीं, कादर खान का ऑरा ऐसा था। तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, बैठी तहजीब कादर भाई की है। तो ये हुआ कि इंट्रोड्यूस कराया गया कि इस डायलॉग राइटर मिराक मिर्ज़ा। मेरा नाम थोड़ा अलग सा है, अलग सा है, वर्ल्ड में एक ही है, दूसरा नाम नहीं है। मिराक मिर्ज़ा कोई नहीं। बताइए पागल कौन नाम रखेगा बाप अपने बेटे का? ये तो मेरी शायरी का तखल्लुस है। मिराक तखल्लुस, जुनून, मैडनेस, दिस इज द मीनिंग ऑफ मिराक। मिराक का मीनिंग है।
तो सीन चंद्रशेखर साहब ने कहा कि सीन है, सुनाओ, आप कादर। सुना देंगे ये। कादर भाई ने कहा "नो, नो।" ये सब चल ही रहा था कि अक्सर होता क्या है कि कुछ जो असिस्टेंट होते हैं वो सिकोफेंट होते हैं। उन्होंने कादर खान की बहुत बड़ी चमचागिरी की और बाद में पता चला कि चमचागिरी क्यों की, कादर भाई ने उसी से मुझे वार्न किया होशियार रहना, आसानी से। कमबख्त। तो उसने कहा कादर भाई ये फ्रेम है, वो भी गुजर चुके हैं, उनके दर्जात बुलंद हो, इसमें आपको जो करना है कर लीजिएगा। साहब मैं आई फेल्ट इंसल्टेड लाइक एनीथिंग, क्योंकि मेरे पास लिटरेचर था एंड एकेडमिकली आई वाज मोर एजुकेटेड देन कादर खान। तो मैं क्या बेबस, लेकिन डायरेक्टर की तारीफ करूंगा मैं। डायरेक्टर का टाइट क्लोज कटा, उसको देखा और देखने के बाद कादर भाई को देखा, और उनकी अंग्रेजी ब्रोकन थी, नॉट वेल वर्स्ड, तमिल वो बोलते थे और ये लोग ट्रांसलेट करते थे। उन्होंने बोला नो सर द ऑथर, अब वो ऑथर बोल रहे हैं जबकि स्क्रीन राइटर या ऑथर जब तक किताब नहीं आए, he has written dialogues keeping you in mind and I am convinced, I am happy, if you want he can narrate the lines। कादर भाई मुस्कुराए, डायरेक्टर डिफेंड कर रहा है, ऐसा डायरेक्टर बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर कादर भाई ने वो मैंने डायलॉग की शीट उर्दू में लिखे थे, बड़े बड़े उर्दू में, कादर खान को देना था, मुझे मालूम था उर्दू जानते हैं। पलट के देखा, देखते देखते मैं गौर कर रहा हूँ, कादर भाई के फेस पे एक मुस्कुराहट आई। मैंने अगेन कहा यू वन द गेम। तो मैंने कादर भाई सुनाओ, कल देख लेंगे। AVM स्टूडियो मद्रास, पहला शॉट देकर आए मेरे पास, गर्दन पे कंधे पे हाथ रखा, आपके लिखे हुए मुकालमे मैंने कैसे बोले? मैंने कहा बेजान मुकालमे थे, आपने बोल दिया जान पैदा हो गई। तो ये अच्छा, उसके बाद वो मेरे बड़े अफेक्शनेट रहे। मतलब वो कादर भाई को खुश करने के लिए कह दिया कि भाई ये तो छोटा सा राइटर है, आपको बहुत, आपको जिस तरह से करना हो कर लो। ये बात उस असिस्टेंट जो आप बता रहे हो उसका उनको खुश करने का, उसको कि कादर, आपको जो करना है इस सीन में आप करिए। उसको कादर भाई ने पीछे हाँ, बाद में बताया उन्होंने, हाँ, कादर भाई ने, हाँ, क्योंकि कादर खान के साथ तो उनकी गाड़ी में कोई जैसे एयरपोर्ट जाना है, हाँ, अकेले आते थे। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि मेरी फ्लाइट और उनकी फ्लाइट सेम है, हम्म, तो प्रोडक्शन कंट्रोलर ने बड़ी मुश्किल से उनके सेक्रेटरी से या मेकअप मैन कम अटेंडेंट होता था, उससे बात की कि मिराज मिर्जा इज गोइंग टुमारो इन द सेम फ्लाइट। कादर भाई अकेला है, क्या नहीं एक आदमी एकोमोडेट, अरे बोला नहीं भाई चिढ़ जाएंगे, चिढ़ जाए। वो किसी को साथ लेके नहीं जाते। पता चला ये कॉन्वर्सेशन ओवरलैप्ड ऑन कादर खान। मैं दूर खड़ा था, मैं तो न्यूट्रल। कादर साहब ने बुलाया, ये सब उनकी अच्छाइयाँ हैं, बुलाया, बोला मिस्टर नायडू व्हाट हैपेंड, ही नरेटेड द सेम स्टोरी, ऐसा ऐसा है लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है, वी विल हैव अनदर कार। बोला अच्छा मिर्ज़ा जा रहे हैं, हाँ नो प्रॉब्लम, ही विल कम विथ मी। तो जब हम वापस आ रहे थे एयरपोर्ट, तो उस एसोसिएट की वो बात बताई करतूत बताई कि उन्होंने ऐसा गलत कि किया। एक फिल्म में मेरे लिखे हुए 5 लाइन काट दिए थे इस मरदूद ने। अच्छा, इसकी बात कर रहे थे। और फिर मैं एडिटिंग में आया तो मैंने कहा सारे 5 लाइन, उसमें डायलॉग राइटर खुद कादर भाई थे, और वो कटे हुए मिले उनको पूरे सारे 5 लाइन। कौन है इधर आओ, दिस ये क्या 5 लाइन कहाँ है? ना सर अच्छा नहीं लगता, लिखा मैंने, तुम कौन होते हो अच्छा कर। फिर सब कुछ जोड़ा गया। तो उन्होंने मुझे वार्न किया कि ऐसे लोग जो है ना, ये सिकोफेंट्स हैं, डायरेक्टर को खुश रखने के लिए, किसी एक्टर ने डांट दिया तो उसको खुश रखने के लिए, या उनका ये होता है खुश रखने के लिए, सबको खुश रखने के लिए देखते हैं कि इसको बोलूं कि इसको बोलूं, ये ऐसे बहुत है भरे पड़े। जी जी सर जरा आगे बढ़ते हैं अपनी लाइन पे। 90 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक आपने कई तरह की शैलियां, एक्शन, क्या आपको लगता है कि हर एक लेखक की जिम्मेदारी होती है समाज को कुछ न कुछ दे के जाए? करे तो अंडरस्टूड है कि एक्शन हो, ड्रामा हो, सामाजिक हो, तो आपको कभी लगता था कि भाई जो लिख रहे हैं उसका समाज में, या जो बंदिश होती है उसी में लिखना होता है? बंदिश तो होती है, बंदिश तो होती है। आप अपनी तरफ से फिलॉसफी तो नहीं ऐड कर सकते, डायरेक्टर की होती है जो वो होती है। अगर डायरेक्टर एजुकेटेड है तो समझेगा,
तो वो समझता अप्रिशिएट भी करता है। अदरवाइज लोग बोलते हैं क्या को चेंज कर दिया, हाँ, ये क्या ज्ञान क्यों दे रहे हो? हमको ज्ञान का, हम एंटरटेन कर रहे हैं सर। फिल्म मार्केट में एक फिल्म बनाई आपने, फिल्म मार्केट 2003 में जी आपने समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाने की कोशिश की थी, जी वैश्यालय में संवेदनाओं को दिखाया। जी जी। इस तरह की संवेदनशील कहानियों को लिखते समय आपको किस तरह के दबावों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, कोई कंट्रोवर्सी हुई? ये मार्केट फिल्म थी जी वैश्यालय के ऊपर, ये हाँ, ये इस पर मोर और लेस आसपास की कहानी थी जो सागर सरहदी बना चुके थे, बाजार नाम के टाइटल। बाजार देखी थी मैंने, बहुत अच्छी बनाई थी। तो जब मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया तो मैंने कहा ये बाजार का इंग्लिश टाइटल है, लेकिन कहानी सुनी तो कहानी अलग थी। बाजार मैंने भी देखी हुई थी। फिर मैंने कहा ये एक पहली बार ऐसी फिल्म आई है जहाँ एज ए राइटर मैं कुछ कह सकता हूँ, मीनिंगफुल डायलॉग हो सकते हैं। और शबाना आजमी कर चुकी थी मंडी कर चुकी थी, यस। शाम बेनेगल, मगर ये सेमी कमर्शियल थी। अच्छा, इसमें हमने अंडरवर्ल्ड डाला। अच्छा, ये कहानी ऑलरेडी स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में लिखी जा चुकी थी। अच्छा, आपको डायलॉग्स लिखने थे? नो, सुमन रंगानाथन का एक रोल था। शी वॉज ए क्रिस्टियन कैरेक्टर एंड दे वांटेड मी टू राइट अ कपल ऑफ सीन्स गिविंग इंग्लिश कल्चर टू इन डायलॉग, दैट कैरेक्टर, मतलब लिंगो माँ की है। और एक एक दो दो सेंटेंस इंग्लिश में आ जाए। फिर डायरेक्टर ने हमसे मशवरा मांग लिया। आई वॉज देन एक्सीडिंगली बिजी, फिल्में बहुत थी मेरे पास। तो मैंने कहा, उसने बोला कि आपने पढ़ी कैसी लगी? मैंने कहा यार सच बोलूं या झूठ, क्योंकि यहाँ झूठ सुनना लोगों को अच्छा लोग सुनना, सच्चाई। बोला नहीं, मेरी पहली फिल्म जो है आई थी वो नहीं चली, 10 साल बाद मुझे ब्रेक मिल रहा है, आप मेरे दोस्त भी हैं, सीनियर भी हैं, टेल मी द ट्रूथ। क्या लग रहा है आपको? हाँ, मैंने कहा देखो यार, तुम बम्बई से फिल्म ले जा रहे हो दुबई, दुबई में दाऊद इब्राहिम कहाँ है नहीं, दैट पीरियड में था वो, 90s की कहानी है। फिर हमने कहा ये आपका हीरो जो है सो कॉल्ड, हीरोइन मनीषा कोइराला, मनीषा में मेरा इंटरेस्ट था। लकीली यारी रोड पे वो, वी लिव इन द सेम नेबरहुड, रहती है। हीरो पाकिस्तानी था, कैरेक्टर पाकिस्तानी था, दुबई में वो भी रह रहा है, ट्रैवलिंग एजेंट। यहाँ मेरे अंदर का इंटेलेक्चुअल थोड़ा जाग गया। उससे पहले मैं सलीम जावेद की थ्योरी जो थी, डिमांड एंड सप्लाई, और ऐसी कई फिल्म बेची हमने ऐसे। क्योंकि आज हमारा ये प्रोग्राम वर्ल्ड में जाता है, हम बोल नहीं सकते वो इंग्लिश फिल्म वाला मामला। तो यहाँ ये था कि ओरिजिनल स्टोरी है। कुछ चीज़ें समझाई मैंने उसे, पाकिस्तानी मत रखो यार। सनी देओल जो है वो तोड़ता है गाड़ियाँ और वो चापा कल हैंड पाइप उठा के मारता है, पाकिस्तान को गाली देता है, फिल्म चलती है, आपने क्यों रखा है इसको? तो क्या नहीं, मैं मतलब दोनों मुल्कों के दरमियान वो चाहता हूँ भाईचारा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कहानी में नहीं जा रही। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने बदले। गोविंद नामदेव एक एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर, तो उनका रोल बहुत बिट रोल था। मैंने कहा इतने बड़े एक्टर आपके दोस्त हैं, फिर भी आप वेस्ट कर रहे हैं। आई पेंटेड गोविंद नामदेव एज अन्ना। नाम मैंने अन्ना रखा मतलब डिलिबरेटली। अन्ना ने देखा भी तो उसने कहा नहीं ये दाऊद का कैरेक्टर है। अन्ना ने, मैं इशारे में बोल रहा हूँ आपको, एक बार गोवा फ़ोन कर रहे थे तो उसका फ़ोन आ गया, गोवा में हम लोग शूट कर रहे थे, उसी का फ़ोन आ गया। हमारे डायरेक्टर से बात की, उसने कहा तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, ये जो बना रहे हो उसका ओवरसीज दिया है क्या किसी को? अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसमें मज़ा आया लिखकर। गोविंद जी का बड़ा हाईलाइट रोल हो गया, दुबई डॉन। फिर यूपी का एक कैरेक्टर हमने पैदा किया, बबलू पांडे, फिक्टिशियस कैरेक्टर। हीरो को आर्यन वैद एक मॉडल था। हाँ, तो वो चूंकि हीरो का रोल कम था, इट वाज ए हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म, तो उनको किलर बनाकर अंडरवर्ल्ड कम, ये जो समाज का एक समाज के ऊपर अंडरवर्ल्ड और इवन वैश्यालय को मिक्स करके रखा इसमें, तो ऑडियंस ने इसको बहुत पसंद किया। हाँ जी मितार साहब, आपका शायरी गजलों का एक अलग संसार होता है जी। आप आए उससे, स्टार्ट आपका वो हुआ, आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है स्टोरी, डायलॉग, और फिल्मी डायलॉग
का भी एक अपना एक मैं कहता हूँ कि फिल्मी डायलॉग बोलते हैं, या हम बोलते हैं तू फिल्मी बिहेव कर रहा है, एक फिल्मी का एक कल्चर बन गया। तो फिल्मी एक नॉर्मल संवाद अलग होता है, फिल्मी संवाद मतलब पंच लाइन होनी चाहिए उसके अंदर, कोई टपोरी। तो ये दोनों का संसार अलग लगता है। अब आप आए हैं गजलों की संसार से, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हुई शिफ्ट करने में? नहीं, गज़ल मैं इस्टेब्लिश्ड स्क्रीन राइटर होने के बाद मैंने अच्छा, गजल बात की शायरी की। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगा कि आप कुछ किसी कवि को पकड़ लो, हाँ, या नो, गजल वाले उसको हाँ, बोलो नहीं, चल फिल्मी डायलॉग लिखा, तो वो हर चीज में अभी हास्य कवि होगा तो वो हास्य कवि करेगा, तो वो नहीं लिख पाएगा। आज भी मैं मुशायरे में नहीं जाता हूँ। हाँ, तो ठीक है, फिर आपका तो वो प्रॉब्लम कभी आया नहीं। आप तो शुरुआत से ही स्क्रीन प्ले लिखा के, स्क्रीन प्ले में ही इंटरेस्ट था आपको जब बन कौन के आए थे जब? और बॉम्बे आने के बाद इवन संघर्ष के दिनों में मैंने हॉलीवुड के बहुत से राइटर्स की किताबें पढ़ी। ओके। और फाउंटेन में बुक, स्ट्रीट में बुक लगता था, या 200 की सेकंड हैंड हाँ, मिलती थी। सेकंड हैंड। मैं मरीन ड्राइव को तो हम गुजरते तो मैं उठाता था कभी कभी किताबें, जी, मैं से जी। काफी किताब उठा लेता। जी, वहाँ से मैंने बड़ी किताबें ली। और पढ़ने का शौक था एक अजीब बहुत अच्छी सा, बात, बहुत पढ़ने ज़्यादा, का आज भी है। तो कहीं हमने पढ़ा कि सिंपल टेक्निक है डायलॉग राइटिंग, कमर्शियल डायलॉग राइटिंग। सिंपल है। हाँ, क्या सिंपल है? हीरो को ताली, हीरो को ताली, तालियां मिलनी चाहिए, ओके, और विलन को गाली, गाली मिलनी चाहिए। आप हिट हो गए। सर, इसके अंदर एक और बात आ रही है कि हमने यही बात कही कि भी कोई ऐसी बात नहीं कि आपको गजल लिखने में प्रॉब्लम। अब हम यलगार की तरफ आते जी, जी। हैं। सन 1990 में फिरोज खान की फिल्म यलगार के लिए डायलॉग लिख रहे थे, उसी दौरान आपको कुछ हादसा हो गया आपके साथ, जी, जी, जी। और जिसके कारण आप वो फिल्म नहीं लिख पाए। क्या था वो? ऐसा मतलब आपने अल्टीमेटली यलगार नहीं लिखी इस एक्सीडेंट की वजह से? आप लिखने वाले थे? मैंने लिखना शुरू किया था अच्छा, उसी वक्त एक्सीडेंट और हो गया। 40% डायलॉग्स लिखे गए थे, ओके। और मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था। डेफिनेट कमाल की। फिरोज खान चलते फिरते सड़क के आदमी को लेते नहीं, नहीं थे। स्टाइलाइज्ड आदमी थे। I was recommended by somebody from Madras, अच्छा, S.N. सिन्हा। ओके। तो देवान का पूरा धरावी वहाँ लगाया था एज ए लाइन प्रोड्यूसर, सिन्हा साहब ने। अच्छा। एंड सिन्हा साहब ओल्डर देन फिरोज खान, ज़ईफ आदमी, बड़ी डोमिनेटिंग, लखनऊ के थे, ज़बान अच्छी, सेटल हो गए थे वहाँ। तो मैं जब वो चंद्रशेखर की फिल्म में लिखने गया तो मुझसे बड़े इम्प्रेस हो गए थे, खुद आकर मिले। वो उन्होंने फिरोज खान से यलगार के दौरान मेरा रिकमेंडेशन किया। और एक दिन वो लिंकिंग रोड के होटल में मुझे बुलाया, बोला मिराक, मैंने तुम्हारा रिकमेंड फिरोज को किया है, एंड आई हैव गिवन योर नंबर टू हिम, ही माइट कॉल यू। अब मैं बड़ा सख्ते में आ गया कि फिरोज खान तो मुझे कॉल नहीं करेंगे। लेकर रख लिया नंबर इनकी मतलब इज्जत में, सम्मान में। तो मैंने कुछ यहाँ से मैंने कहा सिन्हा साहब मुझे फ़ोन नहीं करेंगे, फिरोज खान की जो साइकोलॉजी है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, वो तो हैसियत वाले को फ़ोन नहीं करते। उन्होंने कहा, मैंने कहा आप फेस टू फेस मीटिंग। तो बोला कल मुझे लंच पे बुलाया, मैं जा रहा हूँ, मैं उनका नंबर तुमको दूंगा, तुम फ़ोन करना। मैंने कहा हाँ ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। वही हुआ। फिर मैंने फ़ोन किया और उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में फ़ोन पे बात की। फ़ोन पे बात की तो आप जी से बात हो रही थी, उनको लगा मिराक मिर्ज़ा ये कोई कम से कम 50 साल का आदमी तो होगा ही होगा। फिर लोखंडवाला के दफ्तर में हम मिले। जब उन्होंने देखा तो बोला कि नहीं, मिले नहीं, बट वेल ऑर्गेनाइज्ड आदमी, बहुत। जब मैं उनका ऑफिस पहुंचा तो मिस्टर सईद रिजवी, आपने तो फिल्म की है उनकी, सईद रिजवी साहब थे, लाइक राइट हैंड मैन। मैंने कहा मैं मिराक मिर्ज़ा राइटर, यस। फिरोज साहब के साथ अपॉइंटमेंट था, बैठिए। मैं देख रहा हूँ हॉलीवुड कल्चर है, मिस्टर मिर्ज़ा हैज़ कम। अब देखिए उन्होंने सईद साहब को बात नहीं करने दिया, फ़ोन लिया, घर पे थे, खुद बात की। और कहा ऐसा है कि मेरे कुछ गेस्ट आ गए हैं और मैं उनके साथ बिज़ी हूँ, आज मैं दफ्तर नहीं आ रहा हूँ। वो अंग्रेज़ी बोलते थे या उर्दू हैदराबादी टोन में, हिंदी नहीं आती, हैदराबादी टोन। कानून। कानून, यस। तो
बट वेरी ऑनेस्ट मैन, वेरी मैं बात बताऊंगा। लवली पर्सन। तो मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने कहा, नहीं, उन्होंने कहा कल आप मेरे घर आ जाएं। मैं घर पहुंच गया तो मखमली कालीन अजीब से, और अफगानिस्तान वाली, पूरा बंगला है उनका। हाँ। पूरा और डेन लायन, लाइन। चाय आ गई चांदी की ट्रे में। मैं बड़ा अद्भुत सिचुएशन। फिर आए फिरोज खान। जब उन्होंने देखा तो मुझे देखा तो बच्चा है। तब वो आपसे तुम पर आ गए, मोहब्बत बढ़ गई। फिर वो ये हुआ कि अच्छा सिन्हा साहब ने तुम्हारा नाम लिया मुझे, ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा 2 फिल्म है मेरे पास ऑलरेडी फ्लोर पे। ओके ओके। 2 महीने की स्ट्रगल कह लें उसको। कुछ सीन मुझसे लिखवाए उन्होंने ऑडिशन के लिए। एक देव साहब ने नया लड़का इंट्रोड्यूस किया था, उसका ऑडिशन लिया, बाद में फाइनलाइज नहीं हुआ। फाइनली ये हुआ कि उन्होंने महसूस किया कि ये बोल लेता है मेरे सामने। फिरोज साहब के सामने बोलने में हालत ख़राब होती थी। बड़ी बात है। डिसीजन उन्होंने ले लिया, बता नहीं रहे। और मैं फंसा हूँ कि कम से कम ये अनाउंस हो कि मेरी प्राइस बढ़े। अल्टीमेटली स्क्रीन प्ले, मतलब उन्होंने कहा कि यूल हैव टू पार्टिसिपेट इन द स्क्रीन प्ले राइटिंग। मुझे कहा और मुझे करीब रहने का मौका मिलेगा, बेंगलोर बुला लिया। फार्म हाउस, हम लोग होटल में रुके, 3 राइटर, एक एसोसिएट। बड़ी अच्छी ये रही। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्स्ट डे ऑफ नरेशन स्क्रीन प्ले 45 मिनट्स मेरी और फिरोज खान की फाइट हुई बातों में। आई वॉज नॉट कन्विंस विद द क्लाइमेक्स। दुबई में जो शूट हुआ। हाँ, तो मैंने कहा फिरोज साहब ये तो आपने जाबाज में भी दिखाया है। हाँ ठीक है। फिरोज खान और ये नया लड़का, अच्छा ये इसका डिपार्टमेंट भी नहीं है। मैं तो डायलॉग के लिए था। वो दिल वाले राइटर थे पट्टू पारिक, वो लोग थे स्क्रीन प्ले में। बट ही वांटेड मी टू रिएक्ट। And you said कि it is not your climax. अब वो इतनी वायलेंट गुफ्तगू हो गई, मैं भूल गया कि वो कम्युनिज्म काम कर रहा था। अच्छा, मतलब फिरोज खान के मुंह से एक कॉमन हिंदी गाली भी निकली। गाली यानी मेरे लिए नहीं, अक्सर एक बोल जाते हैं ना। हाँ, बातें में बोल जाते हैं। अरे यार, तो ये बताओ कैसे, क्या क्या होगा? मैंने कहा सर अभी वी आर इन द मिड वे, लेट अस कम टू द क्लाइमेक्स, प्री क्लाइमेक्स। तो वहां सोचेंगे हम, दायरा बंद क्यों कर दें? अब साहब सीटिंग तो हो गई और पट्टू पारिक होटल जब आए तो समझाने लगे कि यार तुम बड़े इंटेलेक्चुअल बन रहे हो। हमने बॉम्बे में सिटिंग की थी 15 दिन, रॉयल गार्डन होटल, सी प्रिंसेस के पास, बी आर चोपड़ा के मकान के आगे। हमने सीन बनाए, फिरोज साहब ने काट दिए। बिगिनिंग के जो 12 सीन है वो मेरे नहीं, मतलब स्क्रीन प्ले राइटर के नहीं है। लिटरली मैं डर गया। मैंने कहा मेरा वायलेंट बिहेवियर, अच्छा डिस्कशन में हम लोग होते हैं। आप तो, हाँ, आप तो मतलब जोश में बोल गए। हाँ, लेकिन आपको रियलाइज हो कि खान साहब के साथ रात में मैं सोच रहा हूँ कि बुलाया इन्होंने प्लेन से, कहीं ट्रेन में ना बैठा दे या बस में ना बैठा दे। और फिर सोच रहा हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे हैं कि अपने पैसे से भी मैं ट्रेन से चला जाऊँ। कम्युनिस्टिक थॉट। हुआ उल्टा। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे he started looking at me from different angle. उनका ये है, मैं देखा है। कहीं मैं चुप हूँ, तुम क्यों नहीं बोल रहे? 1-2 बार नहीं बोले, बाद में बोले कि रिएक्ट करो यार। तुम क्यों नहीं बोल रहे? बोल क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने कहा ये, अच्छा उनका एक कलाम था क्लीशेड। क्लीशेड है, हाँ, क्लीशेड है बहुत। मैंने बोल दिया कि सीन क्लीशेड है। अच्छा। अक्सर बोलते थे गिव मी ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, आई डोंट माइंड। या बोलते थे। फिर ये था कि आई हैव गिवन यू गाइस अगेन ए गॉडफादर, मतलब गॉडफादर दयावान जो उन्होंने डॉन कॉलियन। नहीं नहीं, ये यलगार। हाँ, मतलब वो डॉन कॉलियन के बाद तुमको एक नया दिया। कबीर बेदी वाला, कबीर बेदी वाला वो रोल, जो उसी का रोल। हाँ, एक्चुअली वो बिगिनिंग में ये ऑफ द ये है ट्रैक, अमिताभ बच्चन से बात चल रही थी उस रोल के लिए। हाँ। अरे बाप रे, अगर वो हो जाता तो वो आज तक जो नहीं हुआ वो हो जाता। क्या
कि मेरे को और अमिताभ बच्चन को किसी ने कास्ट नहीं किया आज तक। ओहो और मैं कभी मजाक करता हूँ, लोग कहते हैं एकदम सेम दिखते हो, सिमिलर हो। मैंने कहा किसी ने ऑफर क्यों नहीं किया दो भाई का रोल। तो कबीर बेदी और मेरा अच्छा केमिस्ट्री बनी थी। नहीं अच्छा था इसलिए मुझे मालूम है कि सईद साहब ने मुझे बताया सीक्रेटली कि मिराक मियाँ डोंट साइन फिल्म्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। मैंने कहा व्हाई? बोला यू माइट गेट अ चांस टू राइट डायलॉग फॉर अमिताभ बच्चन। मैंने कहा अच्छी बात है। फिरोज खान की मीटिंग चल रही है, लेकिन तब तक अमित जी ने जो उनका सेल्फ इम्पोज्ड रिटायरमेंट था 5-6 साल के लिए, बीच में हाँ आया था, वो उन्होंने फिरोज साहब से चाय वाय पीकर मीटिंग करके उन्होंने कह दिया एक्सेप्ट नहीं कि आई हैव नॉट मेड अप माय माइंड। या बीच में थे उनका। तो ये नहीं हो। फिर ये था कि आमिर खान वाज सपोज्ड टू डू द यंगर, वो जो लड़का नया विकी अरोरा, लड़का यूज किया था, ये संजय के सामने, संजय का छोटा संजय का छोटा भाई, हाँ, जो नए लड़कों को लेकर आए थे वो। तो मेरी एक्साइटमेंट और बड़ी। लेकिन आमिर खान हाइट कम है लेकिन इंटेलिजेंट आदमी है। इंटेलिजेंट आदमी। उसने देखा कि फिरोज खान हिमसेल्फ, कबीर बेदी, मुकेश खन्ना और भी कोई थे, संजय दत्त। संजय दत्त तो सबसे बड़ी बात है, उसका छोटा भाई बनना। हाँ, आमिर ने देखा होगा मैं कहाँ होगा। हाँ, ये बहुत हो जाती है कभी एक्टरों के बीच में आ जाती है। तो ही डिडंट कम टू मीट हिम, ये मुझे बताया गया। हाँ, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, वो सोच के तोलता है हर चीज को, इसलिए कि जाकर बात करे बाद में ना बोले। उससे अच्छा वो कैलकुलेटिव आदमी। तो तब तक आप थे, फिर उसके बाद में फिर आपने, मैं बेंगलोर से जब आया, आई मेट विद ए सीवियर एक्सीडेंट, जिसमें पैर मेरा टूट गया, स्टिल देयर इज अ रॉड इनसाइड। ओके। मैं आ गया 1.5-2 साल बेड पे। 40 दिन की डेट संजय दत्त की मिल चुके थे। तो जाहिर सी बात है राइटर के लिए वेट तो नहीं करेंगे, शेड्यूल थोड़ी होगा। और बड़े इंटरेस्टिंग वो पॉइंट था कि मैं कोपर हॉस्पिटल ले जाया गया फर्स्ट इसके लिए। सईद साहब आ रहे हैं, बोला यार तुम्हारा भी क्या लक है। मैंने क्या हुआ? रात को फिरोज साहब का फ़ोन आया। फिर उन्होंने कहा हमारे राइटर्स को लंदन भेज दो। अच्छा। वो लंदन में डेमो रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा। हो जाता है कैसे प्यार न जाने कोई, डायलॉग गाना है उसके अंदर। हाँ, तो उनकी हैबिट थी, कुर्बानी के गाने भी उन्होंने डेमो रिकॉर्ड किया था। अच्छा, करके आते हैं और वो सुनाते थे, उस पे काम करते। अच्छा। हाँ, फिर वो एक्चुअल रिकॉर्डिंग करते थे। सर ये आप चलो, और हमारा अभी बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन लेट अस नाउ गो कम टुवर्ड्स द एंड। जी। मैं पढ़ता जाता हूँ, हम शॉर्ट में बात कर लेंगे। फिर सन 2000 में आपको बड़ी सीरियस कंडीशन में लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय दिलीप कुमार साहब ने आपकी मदद की थी। क्या दिलीप साहब से आपके पहले से संबंध थे? नहीं। जानते थे सर? नो, बिल्कुल नहीं। नॉट इवन मेट आल्सो। ये 24 घंटे के अंदर आई वॉज ऑन डेथ बेड, लीलावती हॉस्पिटल, और मैं तो बेहोश था। आपको पता नहीं होगा? इतनी हो गई थी। मिश्रा जी ने टाडा वाले एज गार्डियन, और मुझे पता नहीं था कि लीलावती 5 स्टार, आज तो 7 स्टार हॉस्पिटल है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, मेरे पास सिर्फ बैंक में 75,000 रुपीज़ थे। एम्बुलेंस में मैं सोच रहा था कि अच्छा ये बड़ा हॉस्पिटल है, 50,000 चला जाएगा, एक दिन में जाएगा, तो 25 रहेगा मेरे पास। गॉड इज़ ग्रेट। तब मैं हमेशा इस सिचुएशन में गॉड इज़ ग्रेट बोलता था। वहाँ एडमिट हुआ, बहुत सारी ये हुई। एक आदमी जो मेरे साथ शूटिंग कर रहा था ये हादसे से पहले ऊटी में, ही वॉज विटनेस कि ये आदमी रात को शराब की उसमें नहीं आता, और यहाँ लोगों ने उड़ा दिया कि बहुत बड़ा शराबी था, इसलिए हो गया। पैंक्रेटाइटिस हो गया था, पैंक्रेटिक का प्रॉब्लम। अच्छा। तो जो मेरी तरफ से वायलेंटली उठा वो आदित्य पंचोली थे, नामचीन में जो थे, और उसका वायलेंट बिहेवियर, कौन बोलता है, शराब पीता था, एक दिन नहीं आया हमारे पास। और दादा, हाँ, वहाँ ऊटी में, और दादा भी हमसे बहुत क्लोज थे। 11 फिल्में हैं मेरी उनके साथ, सबसे ज्यादा। तो लीलावती पहुंच गया वहाँ। ये सब एम्बुलेंस में हो रहा था? नहीं, लीलावती मैं लीलावती पहुंच चुके थे। ओके। फिर एडमिट हो गया और उसने संभाल लिया।
मेरी वाइफ को कहा डोंट वरी, यू आर माई सिस्टर, मेरा नंबर लीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम हो। डॉक्टर को डांट वाट दिया। फिल्म कौन बोला ये? आदित्य। आदित्य ने बोला। फिर एक दिन डॉक्टर उंद्रे जो चीफ डॉक्टर थे उन्होंने आकर मुझे कहा कि यूसुफ साहब का फ़ोन आया था, हाउ आर यू, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। यूसुफ साहब से काफ़ी बात हुई। अब मैं सोच रहा हूँ कि यूसुफ लाकड़ा वाला कौन? यूसुफ लाकड़ा वाले को भी नहीं जानता, तो शायद आदित्य पंचोली ने बताया हो। बहरहाल ट्रीटमेंट हुआ, 1 मंथ, लाइफ एंड डेथ का मामला हुआ। उसमें एडी और भी बहुत से लोग, अपना संजय दत्त ने भी फिनेंशियली हेल्प किया, यहाँ तक कि जिनकी हैसियत नहीं थी, अगर किसी को 5,000 भी लगा के देना चाहिए मिराक मिर्जा को, तो उसने जाकर, गॉड डिवाइन फोर्स काम कर रही थी, और देना था नहीं मुझे, मैं तो बेड पर हूँ, और हॉस्पिटल के उस पर काउंटर पे जमा करा देना था कि पेशेंट नंबर ये, रूम नंबर ये। आईसीयू में था। संजय दत्त को पता चला आदित्य के जरिए, बागी की शूटिंग चल रही थी लीलावती के सामने रिकमेंडेशन ग्राउंड में, पता चल गया उसको कि भाई एडी इज डिस्टर्ब। बाद में ये पता चला कि श्री आदित्य पंचोली ने दिलीप कुमार को फ़ोन किया था कि मेरा एक दोस्त है और डॉक्टर, आप कुछ ट्रस्टी मेंबर्स में थे दिलीप साहब। अच्छा, ट्रस्ट था। तो उन्होंने स्पेशली कहा कि दिलीप साहब, मुझे उसके अपने रिलेशन थे, मुझे कुछ पैसे की हेल्प नहीं चाहिए आपसे, आप फ़ोन करके बोल दें कि ट्रस्ट माने कुछ दे दें, जो केयर टेकिंग है, पैसे हम लोग देंगे। उन्होंने फ़ोन किया। अच्छा, दिलीप साहब ने एक दिन फ़ोन नहीं किया, कंटिन्यूअसली 7 डेज, और दोनों वाइफ हस्बैंड, चारों मानो भी। ये सब बाद में मुझे पता चला। फिर मैं ठीक हो गया, आज बड़ी दुआएं हुई, ये हुआ, पैसे भी आ गए मिरेकलसली। उस ज़माने में करीब 10 लाख के आसपास का बिल था, आज का 50 लाख, ज़्यादा भी होगा। आई डेंट नो। 3-4 बार आदित्य आया, मुझे उसका चेहरा याद है, बहुत से दूसरे एक्टर्स भी आए, पता चल गया कोई फिल्मी राइटर है, ऐसा। आई वॉज टेकन गुड केयर ऑफ बाय द डॉग्स। जब मैं आने लगा तब उंद्रे, AR उंद्रे, ये दिलीप कुमार के फैमिली फ्रेंड थे, इसलिए दिलीप कुमार ने उंद्रे साहब से बात की, और उंद्रे साहब मेरे चीफ डॉक्टर थे। उन्होंने बता दिया कि यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार का फ़ोन आया था, नॉट यूसुफ लाकड़े वाला। और आप जाकर घर पे, अगर आप गॉड को मानते हैं तो नमाज पढ़ लीजिएगा। उनको लगा फिल्मी आदमी है, शायद ये नास्तिक होगा। उसके बाद मैं गया, मिले। ईद के दिन मैं पहुंचा फियरलेसली। लकीली गेट पे कोई रोकने वाला नहीं था, फूल हमारे हाथ में था, और वही फूल था जो दिलीप साहब का फेवरेट फूल था। फ्लोरिस्ट ने बता दिया कि दिलीप साहब का ये फूल है, महंगा है। मैंने कहा लाओ भाई, मेरी मदद की उस आदमी ने जिनसे मैं कभी मिला नहीं। तो मैं फूल लेकर गया। मैंने बताया कि दिलीप साहब, मैं आई वाज इन लीलावती हॉस्पिटल एंड यू कॉल्ड अप फॉर मी एंड आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू योर कंपैशन एंड काइंडनेस, दिस दैट। देखो भाई, ऐसा मत कहो। वो देख रहे थे कि वापस आ गया। उंद्रे साहब ने उनसे कहा होगा कि सीरियस केस है, हाँ, लाइफ एंड डेथ के बाद है। उन्होंने कहा रुको। हसन कमाल बैठे थे, वसीम जाफर एक क्रिकेटर थे, वो बैठे थे, सभी ईद मिलने आए थे, प्रिया दत्त आ गई थी, सबसे मिल रहे, यश जौहर साहब आ गए, इसके करण जौहर के डैडी। फिर सायरा बानो आए। मुझे पता चल गया था कि सायरा जी ने भी मेहरबानी की है, तो मैंने जाकर उनसे आदाब सलाम किया। मैंने नाम यू आर इनटू राइटिंग? अच्छा। मैंने कहा यस। फिर उन्होंने कहा जाइएगा मत, बिरयानी खा के जाइए। मैंने कहा इसके लिए माजरत, माफ़ी चाहता हूँ, मैं डायबिटिक हो चुका हूँ, चावल नहीं खा सकता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा, बल्कि इंस्पायरिंग रहा। या डेफिनेटली, एक आदमी न जाने न पहचाने और आपको हेल्प करे तो बहुत बड़ी बात होती है। और बाद में मैं उनको ये भी बड़ी अच्छी बात हुई कि मुझे एक सब्जेक्ट नरेशन के लिए वहाँ ले जाएगा, उसमें खुद आदित्य पंचोली भी शामिल थे। अच्छा। 2.5 घंटे की मीटिंग, और बड़ी कमाल की मीटिंग। मैं उस दिन, मैंने आपको अपना बहुत बड़ा राइटर मैंने महसूस किया। आपकी किताब, हम आते हैं आपकी किताब सूरज के आसपास, गज़लों का एक अहम संग्रह है। उर्दू साहित्य
आपको एकेडमी का पुरस्कार भी जी मिला उसमें। कोई पसंदीदा गजल अगर हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सुना सकते हैं, अगर आपको याद हो या अपनी गजल को याद। मेरी एक तो गज़ल गायकी जो है वो गायकी मेरा नहीं, फील्ड आपके नहीं लिखने की है। और चूँकि मैं फिल्म स्क्रीन राइटर रहा तो इसमें 500-600 गज़लें हैं, लेकिन वो पूरी याद नहीं है, लेकिन सारे शेर सूरज पर हैं। अच्छा, सूरज तो सूरज उसकी के आस। यूनिकनेस की वजह से मुझे अवार्ड दिया गया। ऐसे मैं महफिलों में, प्राइवेट महफिल, रात की पार्टी जो है उसमें रज़ा फाजली के अक्सर सुनाता था, बशीर बद्र के सुनाता था और अपने भी कभी कभी सुनाता था। जैसे कि मेरा शेर बहुत मकबूल हुआ लिटरेरी सर्कल में कि खाकसारी एक लफ्ज़ है, ह्यूमिलिटी। खाकसार, यस। तो शेर ये था कि खाकसारी की चमक से कहकशां हो जाओगे कहकशां हो जाओगे। गैलेक्सी। खाकसारी की चमक से कहकशां हो जाओगे, खुद को तुम रखो ज़मीन पर, आसमां हो जाओगे। जमीन पे पड़े पड़े भी आसमां हो जाओगे। इसमें हम्बिलिटी की ये या दी जा मतलब रही है। जमीन से जुड़े रहो, छलांग मत मारो। जितने बड़े लोगों से मैं मिला हाँ। उनमें ये खास एलिमेंट था, Grounded, चाहे वो अब्बास साहब हो। तो ये बात आपकी बात से, तो इसमें जो आपकी गजल आपने जो लिखी है वो सूरज की बात की, सूरज के पास में, तमाम गज़लें सूरज पर हैं। सूरज के हिसाब से। और इस पर जो रिएक्शंस उर्दू लिटरेचर के लोगों ने लिखा तो मेरे लिए एक बड़ी अजीब बात थी कि दिल्ली के कोई शर्मा साहब हैं, उन्होंने एक छोटे से पैराग्राफ में लिखा कि ऐसा व्यतीत होता है कि मिराक मिर्ज़ा ने ये किताब लिखने से पहले वेदांत का मुतालिया किया। ओ, अच्छा, मैंने सरसरी तौर पे किया होगा आपने। किया था, ज़्यादा नहीं। मैं सारी किताबें जैसे भगवत गीता, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट में, मेरी अपनी जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसमें ये सब आ जाता है। कभी गायत्री मंत्र, क्राइम फिल्म में भी गायत्री मंत्र अगर ऐसा कैरेक्टर है अभी डाला है मैंने, तो वो एक फैसिनेशन रहा है कि वेद का जो इसका सार है, जो वेदांत है, जो वेदांत है, उसमें जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है निराकार, वो मोर और लेस कुरान है। कुरान सबका सेम है जी। प्लस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पे जो बात है, जो प्रोफेट मोहम्मद ने कही है, बहुत मशहूर है कि इल्म हासिल करने के लिए, शिक्षा की प्राप्ति के लिए अगर आपको चीन जाना पड़े तो जाइए। ये एक मेटाफर था, मेटाफरिक स्टेटमेंट कि अरबिस्तान से उस जमाने में चीन जाते तो वापस आएंगे भी कि नहीं पता नहीं पता, ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं। या तो उसमें मुराद ये थी कि कितनी भी तकलीफ उठानी हो पर इल्म के लिए आप जाए, जाहिल मत रहिए। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और वही चीज मैंने एक वेद में पढ़ी, विस्तार में एक चैप्टर था एजुकेशन पे। हमने कहा देखिए बात इधर भी है, बात उधर सब भी है। आप कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान, हमारे धर्म के शास्त्रों की किताबें पढ़ो, वेद पढ़ो, जी जी, आपको दिखेगा कहीं ना कहीं बात एक की हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई अलग अलग की बात नहीं कर रहा है। एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल मैंने एक पढ़ा है, नाम नहीं बताऊंगा कहाँ पढ़ा है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। बोलते हैं अगर आप सपोज न्यूयॉर्क के लिए एक प्लेन पकड़ता है, अलग अलग यात्री लोग, एक एशिया से, एक रशिया से, एक ईरान से, एक आदमी चाइना से पकड़ता है, और वो प्लेन भी जाते हैं, उनको न्यूयॉर्क जाना है। तो रास्ते में जब वो लोग खिड़की से देखते हैं तो किसी को ब्लैक सी दिखता है, तो किसी को कोई वो दिखता है, तो किसी को गोट दिखती है। सब लोग देखते देखते जब न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो सब लोगों को न्यूयॉर्क ही दिखता है। और क्या बात है साहब। बहुत, आप हिंदू धर्म से आओ, मुस्लिम धर्म बहुत से आओ, कमाल की चाइनीज बात से आओ, आप अपने पंथ तो वही पकड़ के आओगे आपका रास्ते को, लेकिन जब एंड में गॉड के सामने आओ या खुदा के सामने आओ या भगवान के सामने आओ, एक ही रूप होगा बात सर, एक ही है। वही न्यूयॉर्क दिखेगा सबको। बहुत बड़ी बात है। सब ये सब समझ जाए तो ये झगड़े बड़े बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने पत्रकारिता भी की है, कविताएं भी लिखी हैं, और सिनेमा में भी सक्रिय रहे हैं। जी, इन तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कहाँ आपको सुकून, आत्मसंतुष्टि कहाँ मिली? पत्रकारिता में, कविताओं में, या सिनेमा में? पत्रकारिता में अब कर रहा हूँ, क्योंकि अब बात पहले साहब पहले भी उसमें कहते थे। हाँ, उन्होंने तो मना कर दिया था कि क्या है इसमें, क्या मिल रहा है। हाँ, आपने बताया बीच में। फिर मुझे फिल्मों लगा में कि मेरे अंदर एक्टिविज्म भी है, लेकिन मैं खुलकर सोशल एक्टिविस्ट नहीं बन सकता, घर भी चलाना है। तो राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर है, दिल्ली से निकलता है। हाँ। तो उसके लिए मैं एज पर माई कन्वीनियंस लिखता हूँ कॉलम। आर्टिकल डाल देते। हाँ, इंटरनेशनल अफेयर्स पे ज़्यादा लिखवाते हो,
कि मैंने मना किया कि भाई यहाँ मत लिखवाओ, इधर लिखूंगा तो वो नाराज़, उधर लिखूंगा ये नाराज़। या पॉलिटिकल। हाँ, आप ट्रम्प पे लिखवाइए, किसी और पे लिखवाइए, वो शी जिनपिंग पे लिखवाइए, इंटरनेशनल अफेयर पे मैं लिख दूंगा। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि थोड़ा पॉलिटिकल अवेयरनेस भी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में मालूम जी, पड़ा आपको। जियो पॉलिटिक्स पे काफ़ी ये हुआ। और ये जो बदलाव है ये हर ज़माने में कहा जाता था, बदलाव तो चाहिए, आपने भी पढ़ा होगा, बदलाव तो परिवर्तन नियम है तो क्या है, ये नियम। और जो परिवर्तन के साथ चलता है वही स्टे कर जाता है। जी जी मैं कुछ मानता हूँ, कुछ नहीं मानता कि जरूरी है कि हमको बदलाव के साथ बदलना चाहिए, या खड़े होकर स्ट्रांग बनकर बदलाव के बीच में भी अपनी बात कहनी, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं कर पाते लोग, बोलते नहीं, यही बहती कहना, गंगा में चले जाओ। हाँ तो चले यही कहना चाहिए, जाओ। क्योंकि होना चाहिए कम आपके। से कम मैं 20 फिल्में और मेरे बायोडाटा में होती, रिज्यूमे में। हाँ, अगर मैं चलता इसमें साथ में सबके, हाँ, मैंने नहीं की, जो समझ में आया वो किया, जो समझ में नहीं आया वही होना चाहिए। अब मैं उसको अलग अलग स्टाइल से बोलता हूँ, जियो अपने दामों पे जियो। जी जी, फिर $1 बिलियन कोई मायने नहीं रखता, अगर आपकी जो अपने दामों पे जिया हो, तो बिस्तर पर सोते हुए 5 मिनट में नींद आ जाए, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात है। सर, एक लास्ट में मैं एक चाहूँगा, हम काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, काफ़ी कुछ बातें भी अच्छी बातें मिली हैं। मैं चाहूँगा कि अगर नए लेखकों और शायरों के लिए अगर आपके पास कोई संदेश है, आपको लगता है कि आने वाले समय में लेखनी का भविष्य भारत में कितना उज्जवल है, आप मतलब किसी को मैसेज देना चाहोगे आज के स्ट्रगलरों को, या आज के? नहीं, स्कोप तो आज भी है, अगर आदमी डिटरमिन्ड हो कि वो झुकेगा नहीं, वो सप्लाई के आगे झुकेगा नहीं, सप्लाई के आगे। तो वो फिल्म मेकिंग सिर्फ बिजनेस नहीं है, कमर्शियल नहीं है सिर्फ, इससे कला जुड़ी हुई है। और हमसे पहले जिन लोगों ने बनाया है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हुए हैं। मदर इंडिया से बड़ी ऑफ बीट फिल्म, या 2 आंखें 12 हाथ से बड़ी, 2 बीघा जमीन, जमीन ऑफ बीट फिल्म, इतनी बड़ी हिट, इससे बड़ी हिट। तो ऐसा नहीं है। ऑडियंस की लाइकिंग्स के हिसाब से मोल्ड हो जाना, खुद को मोल्ड कर लेना, ये आर्टिस्ट का धर्म नहीं है। नहीं, धर्म नहीं। आर्टिस्ट का धर्म ये है कि अपनी कहानी की तरफ ऑडियंस को मोड़ ले, या और ये लोगों ने किया है। बड़ी मीनिंगफुल फिल्म बनी, हम तो सीखते हैं आज भी उससे। या अच्छा, आज भी जो फिल्में 5 में अगर एक हिट होती है, तो कहानी एनालाइज कीजिए आप, कोई पुरानी कहानी मिलेगी। कहानी का तो वही ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, ओल्ड वाइन, जैसे फिरोज साहब कहते हैं, जी। मतलब 30 सिचुएशंस होते हैं जिसको आप कैसे मोल्ड कर करके बना लेते। एक, मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ, जो फिल्म बहुत चर्चा में आ गई तो थिएटर में जाता हूँ देखने को। मेरा भी एक धर्म है, देखें, हम उसी से कमाते हैं। शाहरुख खान की एक फिल्म थी, वो जवान, अच्छा, जो भी आई है। इस जनरेशन के बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा ये फिल्म तो मैं देख चुका हूँ। कमल हसन हीरो थे, या इंडियन फिल्म की वही डबल रोल, बूढ़ा वाला बहुत मजबूत हीरो, यहाँ भी डबल रोल, मोर और लेस वही करप्शन के अगेंस्ट, वहाँ भी मारता था। लेकिन आज की जनरेशन, वो 30 साल पुरानी फिल्म थी। पता नहीं, खुश करना पड़ता है, ये एक मजबूरी आ गई आजकल के लोगों में। मैं कई बार उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता हूँ कि सर, हम इसलिए बनाते हैं सर क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं साहब, लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप दे रहे हो। बिल्कुल 100% आई अग्री विद दिस। हिम्मत करो कि अगर आप जो देखना चाहते हैं वही आप देने की आपकी मजबूरी है, तो आप नेता हैं साहब। नेता वही बोलता है जो सामने वाला सुनना चाहते हैं, और जो नहीं सुनना चाहता वो निगल जाता है। मैं वो हूँ कि मैं अपनी बोलूँगा, सुनना है तो सुन, नहीं सुनना तो नहीं तो जा। सर, नाइस, वेरी नाइस, एंड आई एंजॉयड द आपकी बातों से, आपकी जर्नी से। एंड मैं एंड में इतना कहूँगी, हमारी कंपनी की तरफ से एक रूल है कि कोई भी जाता हुआ आदमी उसको खाली हाथ नहीं भेजते। हमारी कंपनी की तरफ से ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये मोमेंट बड़ा ऑनररी है। लेजेंडरी एक्टर और भी बहुत कुछ, और यादगार बहुत से रोल किए मुकेश जी ने, हमारी 2 फिल्मों में रहे, और इनके साथ बैठकर आज मुझे डायलॉग करने का मौका मिला। ये ज़रा पॉलिटिकल लैंग्वेज है, डायलॉग करने का मौका मिला, गुफ्तगू, इंटरव्यू, ये हमारे लिए यादगार है। यस। और ईश्वर करे कि ऐसा कुछ हो
कि हम फिर साथ काम करें। सर काम भी करेंगे और मैं आपको फिर भी कभी इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉज होता है, फुल स्टॉप नहीं होता। जी जी, थैंक यू वेरी मच। या वी विल, मैं कभी भी वो फिर आपको जरूर बुलाऊंगा, कि बातें अभी भी बहुत हैं, लेकिन ये आपने अच्छा बोला, कभी काम करेंगे, नहीं कभी वही टाडा और हिम्मतवर के बाद में break लग गया। गंगा नदी में बहुत पानी बह गया। पर मेरा एक, मैं बहुत बदमाश भी हूँ, या कहूँ बहुत चूजी हूँ। मैं हमेशा वही डॉन कॉर्लियन आपने तो किया है, उसका एक डायलॉग मैंने मार के अपना लिया है। वो बोलते थे, डोंट वरी, काय को रोता है तो, व्हाई आर यू क्राइंग, आई विल मेक हिम एन ऑफर, ही कांट रिफ्यूज। तो मेरा उल्टा है, यू मेक मी एन ऑफर, आई कांट रिफ्यूज। मैं बहुत चूजी हूँ, तो आप मुझे कन्विंस कीजिए साहब, मैं बहुत ही। अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, हाँ, और उस पैनल में मैं भी होता, हालांकि पैनल कुछ नहीं, फिरोज खान मास्टर, लेकिन मैं बोलने लगा था, मेरी बात वो सुनते थे, पीछे में तारीफ करते थे, और तारीफ सुनने वाला आदमी मुझे बता देता कि यार तुमसे बड़े खुश हैं, तो मैं बोलता कबीर बेदी वाला रोल मुकेश जी को दीजिए। अच्छा, आप ये ऑफर करते, लेकिन सजेस्ट करता, लेकिन मैं शायद नहीं करता, क्योंकि मैं विलन्स नहीं करता। वो विलन नहीं, फिर उसमें मॉडिफिकेशन होता ना, वो गॉडफादर का रोल था। गॉडफादर उन्होंने उनको देखो, व्हाई आई लाइक गॉडफादर तो बहुत बने हैं ना जी। अब यहाँ से जितने नाम आपने गिनाए हैं, दुबई और वो, मैं उसमें एक हाजी मस्तान भी हुआ करते थे, आपको याद, एक जमाने में। हाँ थे। उस जमाने में गोल्ड स्मगलिंग होती थी, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं, जो आजकल के ड्रग से लेके ट्रैफिकिंग। तो व्हाई आई लाइक गॉडफादर, दैट बुक इज बाइबल ऑफ क्राइम। करेक्ट। आई प्लेड द रोल ऑफ डॉन। अच्छा, आपने एंड में याद दिला दिया, मेरी जिंदगी की पहली फिल्म नरेंद्र बेदी जी ने बनाई। जी जी, उसका टाइटल था खूनी। अच्छा। और वो फिल्म थी गॉडफादर। आई प्लेड द रोल ऑफ डॉन कॉर्लियोन एज माय फर्स्ट ब्रेक। तो फिर मैं यंग था, सुनिए उसमें मैंने इनको, ये मेरा वो है, मैंने उनको पूछा, नरेंद्र जी को, मेरे भाई साहब की फिल्म बना रहे थे इंसान, बहुत बड़ी फिल्म, मैं उनके साथ से इंस्टीट्यूट से पास होके आया था। आई मेक खूनी विद यू। मेरी एक प्ले देखा मैंने कहा खूनी, डॉन कॉर्लियोन। मैंने कहा सर, गॉडफादर तो आप बना चुके हैं, अदालत, अमिताभ बच्चन डबल रोल में। तो बोला, नो, आई विल मेक दिस बुक इज अ बाइबल ऑफ क्राइम, आई कैन मेक 10 फिल्म्स आउट ऑफ दिस बुक। सही, ट्रूली। इट्स अ सो ब्यूटीफुल बुक। मैं पढ़ा, जिंदगी में बहुत कम पढ़ा है मैंने, चंद्रकांता, महाभारत और गॉडफादर, जासूसी दुनिया। उसके अलावा मैं कोई इतना बड़ा रीडर नहीं हूँ। बट साहब, उस आदमी का कंसेप्ट था, वो डॉन मैं बनने को तैयार हूँ आज भी। नो ट्रैफिकिंग, नो रेप सीक्वेंसेस, नो ब्लडी जो ड्रग्स और ये, उसका कैरेक्टर था डॉन कॉर्लियोन का, जो बना था धीरे धीरे जरूरत की वजह से। और वो उसका ये था कि उसका वो एक मोरल डॉन था। यस। तो वैसा होता ना, अगर वही, अगर मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं उसमें मॉडिफिकेशन की बात करते, पर आपको नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सर, आप उसमें बताओ, सनी और माइकल, 2 कैरेक्टर थे लड़के। हाँ, याद है सर। मैं पहली फिल्म में शक्ति कपूर सनी, माइकल सनी, और गजेंद्र गाडगे माइकल प्लेड माय टू सन्स। ओके, फिर तो आपके और मैंने यंग से ओल्ड तक का रोल किया, नॉट अमिताभ बच्चन 2 किड्स। पर वो फिल्म बन नहीं पाई, नरेंद्र जी की डेथ हो गई। हाँ, अदालत बहुत अच्छी फिल्म बनी। अदालत तो वो बनाई, लेकिन ये खूनी खत्म नहीं कर पाए, शायद इसीलिए कि मेरे को सक्सेस होना जरूरी नहीं था, नहीं तो महाभारत नहीं कर पाता। महाभारत डेस्टिनी थी कि अगर मैं बिजी हो गया था 40 फिल्मों में, तो क्या फायदा, कोई हाथ नहीं। खैर चलिए सर, डेस्टिनी बहुत अच्छी बात है। मैं इसको यही विराम देना चाहूँगा। आपने सुना इनको, आपने सुनने में आपको इंडस्ट्री का एक नया रूप देखने को मिला होगा। इंडस्ट्री के बड़े बड़े कैरेक्टरों की बात की इन्होंने, दिलीप साहब, फिरोज खान, और फिर बाद में कैसे आपने अंडरवर्ल्ड पे फिल्म बनाई, कैसे आपकी इन लोगों की, कैसे ये बेबाक हैं, जैसे मैं भी बेबाक हो गया हूँ। तो मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा। हम इस आशा पर कि अगली बार अगर कोई और बात निकलेगी तो हम इनको बुलाएंगे, और हो सकता है कि तब हम शायद साथ में काम भी कर रहे होंगे जरूर। तो इसको मैं यही विराम देना चाहता हूँ। अगली बार किसको लेकर आऊँगा नहीं कह सकता, मुझे भी नहीं मालूम, ऐसे ही इत्तेफाक होते हैं। इस वक्त मैं इंडस्ट्री के लोगों को बुला रहा हूँ, बीच में मैंने कई एक्टरों को बुलाया था, अभी मैं इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस को बुलाने की मेरी मुहिम शुरू हुई है। फाइट मास्टर अभी गए हैं हमारे बीच में, बोल कर गए हैं, लिखने वाले लिरिक्स राइटर हों या अभी ये हैं, तो ये मुझे मज़ा आ रहा है करने को। सो इंतज़ार कीजिए, अगला एपिसोड क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, वेट कीजिए।